हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम जैसे है ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन भी कहते हैं। तो आज शुरुआत इस पार्ट का है, डायमेंशन। शुरू कहाँ से करेंगे? जो यूनिट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, साथ होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स भी पढ़े थे। बस वहीं से शुरुआत करेंगे और डायमेंशन का पूरा जो है पढ़ना चालू करते हैं। और बहुत सारे फॉर्मूलाज के आज दर्शन होंगे, तो कैसे क्या करना है नहीं करना है वो पूरा डिटेल भी हम लोग देखते हैं। बहुत आसान पार्ट है। सबसे पहला देखिए, 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे बोलते हैं ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में 7 अजूबे इस दुनिया में, तो फिजिक्स में भी 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं क्या? 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन है 7 डायमेंशन, और अगर वो है तो वो क्यों है फिजिक्स में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ में क्यों लगाओ, तो फिजिक्स को एकदम गजब तरह से समझते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है 7, वो कौन कौन है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं, सारे चीज को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में। सब चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी 7। इसीलिए इस 7 को बोला गया भाई तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो यार। कोई भी चीज लिखते हैं तुम ही 7 आते हो, कोई भी चीज लिखते हैं दुनिया में तुम ही 7 आते हो, यानी तुम लोग 7 जो महान हो। इसीलिए इसको बोला गया 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड फिजिक्स में। तो क्या है ये जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका पूरा लेटर्स हम बार बार नहीं लिखेंगे किसी भी चीज को डेराइव करने के रूप में। हमेशा जब लेंथ आएगा तो एक लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिखते हैं। लेंथ है तो इसको कैपिटल एल से लिखेंगे, मास है कैपिटल एम से, टाइम है कैपिटल टी से, टेम्परेचर को केल्विन तो के से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी होगा, तो के रहेगा, समझ जाएंगे टेम्परेचर। कोई कोई बुक इसको थीटा भी लिखता है, तो थीटा मतलब एंगल नहीं समझेंगे, टेम्परेचर होता है, लेकिन एनसीईआरटी के लिखता है बच्चों, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, तो सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट लिखते हैं तो एमओएलई, लेकिन रिप्रेजेंटेशन है तो एमओएल सिर्फ। तो ये 7 हो गया, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। उसमें ये दोनों तो अक्सर बड़ी कम दिखाई देता है, बस समझिए कि 5 के रूप में ही सारा कुछ जो है ना एक्सप्रेस हो जाता है। लेंथ, मास, टाइम देख रहे हो, तो ये जो है MLT, बड़ा एक फॉर्मेट मुंह में जो है ना देखिएगा अभी सेट हो जाएगा हमारा। कैसे? MLT, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, सेटिंग होगा हमारा। देखते यही है। ऑल द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो लिखा रहेगा डेफिनेशन, उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे जरूर समझने के बाद। अब आता है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है डायमेंशन? तो बताता हूं। जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है क्या? है लेंथ, यानी कि लेंथ है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एल नीचे है टी, तो ये चला जाएगा, टी किधर चला गया? ऊपर। तो हुआ क्या? स्पीड है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको जब हम लिखे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में एक्सप्रेस हो गया। लेंथ और टाइम आ गया। तो सवाल है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका पावर क्या क्या है? तो बोले लेंथ के पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या जीरो नहीं बोल देंगे। लेंथ के पावर क्या है? 1, टाइम के पावर है -1। तो कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया, कितना पावर से लेकर के आया, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशंस। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग लिखते क्या है? अच्छा, एक और बात, बहुत सारा बात है। हमेशा बोले मुंह में एक सेट करना, MLT, मास लेंथ टाइम। तो लेंथ और टाइम तो आ गया, मास आया नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे? मास के पावर भाई कुछ नहीं है, क्या है? 0, क्योंकि समथिंग के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, तो वहाँ है ही नहीं, तो 0 लिख देंगे। L के पावर 1, T के पावर -1। ये बोलो सर क्यों लिखे? थोड़ा सा अच्छा दिखने में MLT सारे फॉर्मूलास इसमें रहेगा तो हमको अच्छा पता चलता है किसके पावर क्या है। तो बोलते हैं क्या पूछा जाएगा सवाल में कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड जो है वो क्या है, तो ऐसे लिखते हैं आंसर। डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 0 इन मास, मतलब क्या हो गया कि मास के पावर है 0, 1 इन लेंथ और कितना है? -1 इन टाइम।
तो देखिए ये हो गया आंसर लिखने का तरीका। ये जब बोलेगा कि स्पीड का डायमेंशन लिखो, यानी आप पावर्स बताइए वो फिजिकल क्वांटिटीज का बस आंसर। तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल जो है क्वांटिटीज मस्ट बी रेस्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए बताइए कि क्या क्या पावर लेकर के आया है। तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। बस 4 डेफिनेशन अच्छा समझते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो अभी स्पीड का हम लोग डेराइव करके लाए हैं ना, क्या लाए हैं भाई, तो बोलेंगे क्या, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। ये जो चीज है इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि कभी बोलेगा राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको लिखना पड़ेगा सारा पैरामीटर्स और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो लिखें कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज ये आंसर हो गया इस तरह से। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ, देखिए 2 चीज है, क्या, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखो जो बताए कि हाउ मतलब कि कैसे, एंड विच मतलब कि कौन, विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है, कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया है और कैसे आया है। तो बोले भाई मास आया, लेकिन वो पावर 0 लेकर के आया। वो आया कोई इंसान, कैसे आया मेरे घर में, तो बोले हवाई जहाज से आया। ये इंसान मेरे घर में आया, बहुत अच्छी बात, कैसे आया, ट्रेन से आया। तो ये आया है हवाई जहाज से, ये ट्रेन से आया, ये बैलगाड़ी से आया। तो ठीक है भाई, कैसे आ रहे हो वो बताओ, और कौन कौन मेरे घर में आ रहे हो वो बताओ। तो ये पूरा चीज जो है क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स समझ में नहीं आता। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, फिजिक्स समझ में नहीं आएगा इतना तोड़ करके समझेंगे तो फिजिक्स समझ में कैसे नहीं आ सकता, असंभव है कि ऐसा कि समझ में ना आए। अच्छा से हमने कभी बच्चों पढ़ा नहीं, या आप लोग को अच्छा से पढ़ाया नहीं गया, वरना ऐसा नहीं हो सकता। देखिए एक फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर है बच्चों, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे भी, है ना, वाल्टर लेविन सर, वो कहते हैं यार अगर फिजिक्स बोरिंग लगता है ना तो आपका फॉल्ट नहीं है वो टीचर का फॉल्ट है जो आपको पढ़ाया है, इसलिए बोरिंग लगता है। बोलते फिजिक्स समझ में नहीं आता, आपका फॉल्ट नहीं है, टीचर का फॉल्ट है। सच में ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्यारा सा सब्जेक्ट है। डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो बोले जो भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला हमने लिखा m के पावर 0, l t के पावर -1। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कौन से फिजिकल ये क्वांटिटी का है, तो बोले स्पीड का है। तो उस डायमेंशनल फॉर्मूला को उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ आप इक्वेट कर दीजिए, उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये पूरा इक्वेशन कहला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। ये है यानी क्या बोलेंगे, व्हेन डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वेटेड विथ दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया, इक्वेटेड का मतलब हो गया क्या, इक्वेटेड का क्या मतलब कि यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया और आप इक्वल लगा रहे, तो भैया इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, डायमेंशनल, ये तो कहला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। यानी द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया, तो बड़ा आसान है। अब चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्या होगा बच्चों, देखिए बहुत सारा जो है ना फॉर्मूलाज यहाँ पर आएगा, उन सारे का हमको ये लिखते चले जाना है आपका डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो सवाल क्या है यहाँ पर, बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं। टोटल फिजिक्स में क्लास 11th पूरा, अभी तो आप दूसरा ही चैप्टर में हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, पूरा क्लास 11 फिजिक्स, पूरा क्लास 12 फिजिक्स में कितने ऐसे फॉर्मूलाज आते होंगे, अथा है 350-400 के अराउंड है टोटल फॉर्मूलाज। उन सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो बोलोगे सर 450-500 पढ़ेंगे तो हम चलिए जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे। तो करना क्या रहता है, हम उसमें से 400 में से सिर्फ 50-60 के अराउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। 50-55 मैं कराऊंगा, वो मोर देन इनफ होता है, सारे इंपॉर्टेंट करवा देंगे। बस ये कर लोगे, सारे सवाल बच्चों बन जाएंगे, ठीक है। और डीपीपी में आप लोग को जो क्वेश्चंस देंगे कि जो पढ़ा रहे हैं इसका एप्लीकेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होता है, तो ये लेक्चर प्लस डीपीपी दोनों मिला दिए ना, सारे क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, स्कूल में आ जाए, नीट में आ जाए, जेईई मेंस में कहीं भी उठा पुट करके आ जाए, आप सब जगह बना दोगे, ठीक है। तो ये चीज समझते चले जाने, यानी कि पूरा क्लास 11-12 जो अभी चैप्टर नहीं भी पढ़े हो ना, रोटेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फ्लूइड्स है, भैया क्लास 12th में चले गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेट है, उन सारी का फॉर्मूलास हमको यहीं पढ़ना पड़ता है। तो वो फॉर्मूलास तो आपको आता है नहीं अभी, तो क्या करेंगे, तो मजबूरी में बच्चों मेरे को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे आया, वो तो बच्चों जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा बढ़िया से, लेकिन ये फॉर्मूला मजबूरी में मैं कह रहा हूँ कि आपको याद करना पड़ेगा। मजबूरी में जब चैप्टर पढ़ाऊंगा
कभी नहीं बोलूँगा याद करने, क्यों? क्योंकि पता वहाँ तो समझ में ही आ जाता है, रटेंगे क्यों? देखते हैं। जैसे आपको देखिए, पहला है एरिया बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपको पता है तो आपको लगेगा बड़ा आसान है। अभी मैं बोल दूँ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हमारा क्या पता क्या होता है? आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, आगे पढ़ेंगे ना, हमको क्या पता क्या होता है। तो जब दोनों को नहीं पता लेकिन दोनों के परीक्षा में आएगा तो मजबूरी में वो हमको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक? तो आपको सिर्फ ये याद करना है कि ये क्या होता है, बाकी जो हम सॉल्व करेंगे तो उसको एज ए न्यूमेरिकल ट्रीट करके सॉल्व करना है, ये रटने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखेंगे। हाँ, तो देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होता है? तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रेड्थ बच्चों, ब्रेड्थ भी क्या है? लेंथ ही एक तरह से है, डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो मेरा गया। एल एल क्या हो गया मेरा? एल स्क्वायर, ये हो गया, बस ये हो गया। इसको रटने की कोशिश मत करिएगा कि एरिया का एल स्क्वायर होता है, उसका ये होता है, नहीं 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 नहीं, वो तो बेकार चीज़ हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे रटते हैं, मेरे से पूछते भी सवाल, सर इसको कैसे याद करिए सर, कोई ट्रिक व्रिक बताइए ना। अरे भाई इसको याद ही नहीं करना है तो ट्रिक क्यों बताएंगे? ये न्यूमेरिकल हो जाता है, याद हमको फॉर्मूला करना पड़ता है, जो कि बस अभी मैं कह रहा हूँ। वो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो समझ में आ जाता है, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो एल इंटू एल इंटू एल। इसके बीच में भी ना इंटू लगाने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट एल एल एल, आंसर आ जाएगा एल का होल क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट। मास डेंसिटी, और इसको हम लोग डेंसिटी भी बोलते हैं, तो डेंसिटी बोलो या मास डेंसिटी, क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों जो ये है ना, और ये जो फॉर्मूला है मैंने इसलिए लिख दिया ना ताकि जो है मैक्सिमम चीज़ में सॉल्व करा के ज़्यादा सवाल करा पाऊँ, वरना ये भी मैं लिखूँ तो लेक्चर में टाइम वेस्टेज होता है, इसीलिए लिख दिया है, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है अभी हमने देखा एल क्यू, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने में ना बड़ा बोरिंग लगता है, लगता है जैसे कि हो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लगता है, लिखते चले जल्दी जल्दी। तो एम एल के पावर कितना हो जाएगा? -3, एम एल कितना? -3, ये हो गया मास डेंसिटी। तो 3 समझ में आए। चौथा नंबर देखते हैं, स्पीड या वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम, वेलोसिटी बोल देगा तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है क्या मेरे लिए? ये तो है तो एल ही, लेकिन लगाइए क्या करिएगा, टाइम टी, तो मेरा आंसर आ जाएगा एल टी के पावर -1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? उड़ाने देंगे। 2 रुपया में से एक, मतलब 5 रुपया में से 2 रुपया जाएगा तो ऐसे नहीं बोल देंगे रुपया में से रुपया चल गया तो बचा 3। अब 3 की जगह लीटर लगा दो चाहे केजी लगा दो, नहीं, रुपया में से रुपया जाता है तो रुपया ही बचता है। तो भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा तो वेलोसिटी ही कुछ होगा, यानी कि ये वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी का भी हमने देखा है एल टी के पावर -1, नीचे है टाइम तो ये हो गया टी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? देखिए एल, ये टी है 1, ऊपर जाके हो जाएगा कितना? -1, तो -1 कितना हो जाएगा? टी के पावर -2। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो, मैं एल टी -1 लिख करके छोड़ दिया, और मेरे को सटीक क्या लिखना चाहिए था? m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1, ये लिखना चाहिए था। नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन मान लीजिए, देखिए कंपटीशन में तो टेंशन नहीं, यही ठीक है। बोर्ड में होता है कि जैसे स्कूल में ना, तो अब जरूरत पड़ता है आप लिखो थोड़ा सा अच्छा से रिप्रेजेंट करने के लिए, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। तो हम लोग नहीं लिखेंगे बच्चों, जो आ रहा है बस वही पैरामीटर, क्योंकि टाइम मतलब बर्बाद होता है उससे। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास है क्या? मास है m, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है, क्या है? एल टी के पावर -2। आंसर क्या आ जाएगा? टोटल mlt-2। फाइनल आंसर जो आता है ना उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए। ये जो है फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा फिजिक्स में जैसे है ये डायमेंशन में एक फोर्स और एक वर्क डन, ये दोनों ऐसा चीज़ है ना कि मैं एक चीज़ भी बता दूंगा, आप थोड़ा सा मेरे साथ याद भी कर लेना, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है ये फोर्स। चलते हैं, देखिए जरा, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। जब फिजिक्स सब जब समझोगे ना तो बड़ी अच्छा से समझ में आता है कि मैं ऐसे मार करके रखे रह जाऊं तो आपको कितना चोट लगेगा, और मैं मार करके हटाना चाहूं तब कितना चोट लगेगा। बस मार के मेरा टारगेट है कि हटा लूं। पता है आदमी सोच रहा है हटाने के लिए, ज़्यादा चोट लग जाता है। तो बोलते हैं जब ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो कम ड्यूरेशन के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? इम्पल्स। वेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम,
लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फोर्स इनटू टाइम, उसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। कोई साइकिल मेरा फ्रेंड चला रहा, मार दिए 1 लाख, साइकिल फेंका गया तो हमने जो फोर्स लगाया धड़ाक से फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। फिजिक्स दिखता है हर चीज़, किसको मार रहे, कौन फेंका गया कोई चला रहा हो गाड़ी, उसका ब्रेक फेल हो गया, हम पकड़ के मारे धड़ाक से उसका साइकिल को रोक लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, गाड़ी रुक गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स। बोले फिजिक्स समझ में बड़ा मस्त लगता है। फोर्स का क्या होता है, mlt-2, पीछे देख लीजिएगा, और टाइम का होता है t। तो आंसर आ गया ये ml, t के पार कितना हो जाएगा, ये है 1, ये है -2, -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1, है ना, mlt-1। वर्क और एनर्जी, पूरा फिजिक्स में चाहे वर्क बोलो और वही एनर्जी के बराबर होता है, पूरा फिजिक्स। तो वर्क डन या फिर एनर्जी, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना फोर्स लगाए हैं और कितना बॉडी घसक गया है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है, mlt-2, देख लीजिए mlt-2 इंटू डिस्टेंस है l, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस करेंगे तो ml²t-2 आ गया, कितना आ गया, ml²t-2। एक फोर्स और एक वर्क डन, ये इतना बार आता है कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग को ना, ऐसे कर लीजिए कि भैया फोर्स जो होता है ना, फोर्स ये होता है mlt-2, और जैसे ही वर्क डन बोलते हैं तो वर्क डन देखिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जो फोर्स हमने याद किया उसमें डिस्टेंस गुना करेंगे, यानी कि l और गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, l², क्या हो जाएगा, l²। तो हम बोलते हैं कि ये बन जाता है ml²t-2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50 साल तक वेरी वेरी लिखिए और एक बार इंपॉर्टेंट। देख कैसे याद रखिएगा, फोर्स अब बोल ही लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, फोर्स बोलिए mlt-2, मेरे साथ बोलिए तो तुम, वही टोन, वही सुर, वही ताल होना चाहिए, ठीक है, हाँ सुर है ना ताल है, देखिए क्या है फोर्स, mlt-2, बोलिए मेरे साथ mlt-2। ये वाला ml²t-2, ऐसा वैसे बोले mlt-2, इसमें ml²t-2, क्योंकि बार बार ये जरूरत पड़ेगा mlt-2, इसमें भैया लगा दो एक स्क्वायर, फिर से t-2, वही चीज़। अच्छा कैसे, अब यहाँ पर ही बार बार जरूरत पड़ेगा, देखिएगा पावर हम लोग जानते हैं वर्क डन बटे टाइम, भाई वर्क डन आया, फोर्स क्या होता है ml-2, वर्क डन ml²t-2, तो भाई ये वाला क्या हो जाएगा, वर्क डन है ना, तो ml²t-2 डिवाइडेड बाई टाइम। रटना पड़ेगा कभी कुछ कुछ कुछ, मजबूरी है यहाँ पर ही, क्योंकि चैप्टर पढ़े नहीं ना, आज सवाल आता है तो क्या करें। अब बोलेंगे नहीं याद भी नहीं करेंगे तो क्या करें, हम लोग फेल कर जाए, बताइए जरा, ऐसा होगा। ml², t के पावर क्या होगा, देखिए यहाँ -2, यह 1 ऊपर जाकर के हो जाएगा -1, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। ये हो गया 9 नंबर। 10 नंबर में देखते हैं। अच्छा 10 नंबर में हमको याद हो गया 10 नंबर यहाँ, ये सब मैकेनिक्स का चल रहा है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कोई गाड़ी है बड़का, आ रहा है कुछ वेलोसिटी से, जैसे कोई गाड़ी बड़का ट्रक आ रहा हो, एक आध दो थोड़ा मस्ती करने के लिए बताता हूँ। मैं बोलूँ ना, मैं एक सवाल पूछता हूँ बड़ा मस्ती करने के लिए। एक साइकिल पूरा स्पीड से आ रहा और एक बड़का ट्रक पूरा स्पीड से आ रहा है, हमको दोनों में से कोई धक्का अगर मारा हम मर जाएंगे, किससे? देखिए फिजिक्स गजब दिखाई देगा। एक साइकिल पूरा स्पीड से आ रहा है, एक इंसान बैठ करके, और एक ट्रक पूरा स्पीड से आ रहा है, किससे हम मर जाएंगे? तो लग रहा होगा बाप रे, ट्रक अगर मार दिया तो हम मर ही जाएंगे। गलत बात, हमने आपको बताया ही नहीं कि भाई ट्रक का स्पीड 0.01 मीटर पर सेकेंड है और साइकिल का है 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। देखिए अब बोले ना क्या, ये बहुत स्पीड से आ रहा है, तो भैया वहां जरूरी होता है कि बताओ कि कितना स्पीड से आ रहा है। ट्रक 0.01 से आ रहा है, पता चलेगा क्यों आ रहा है। तो जब वो आएगा 0.01 तो हम ट्रक को पकड़ के आराम से बोलेंगे कोई बात नहीं, चलो ट्रक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार साइकिल हमने कहा 5000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो तो मारेगा तो हमको लेके चला जाएगा सीधा जहाँ जाना होगा सीधे एम्स दिल्ली एडमिट। तो क्या हुआ, तो अकेला मास कुछ नहीं कर सकता है, चाहे ट्रक हो चाहे साइकिल हो। उसमें वेलोसिटी जब आ जाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम, और वो जो है कयामत करता है। किसी को हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है, कोई आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। वो है मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो फिजिक्स है। अब एक आध दो को बता दिए बच्चों, आगे जो है ना फिर मास है, मास होता है, वेलोसिटी होता है, LT-1। बोलोगे वाह सर, उस हिसाब से तो मोमेंटम होगा।
बिल्कुल होगा। MLT, मेरे को ऐसे बोल दो लिखने, मैं 6-7 घंटा लिखते रह जाओ, सीधा 400 फार्मूला पूरे उठा के लिख दो। देखिए प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट मतलब कि नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, कोई ऐसे हो कितना फोर्स, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर जो है ना, कितना फोर्स लग रहा हो किसी सरफेस पर। लड़की लोग हील पहनती है ना, वो सैंडल हील वाला, तो क्या है, एक तो पॉइंटेड हिल्स रहता है, तो पॉइंटेड हिल्स का मतलब क्या, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा। एरिया बहुत छोटा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। एरिया बहुत छोटा, प्रेशर बहुत ज़्यादा। तो वो सैंडल पहन करके चलना, हिल वाला जो बालू में अगर चलेंगे, सैंड वाला सरफेस पे बड़ा मुश्किल होगा चलना। क्यों, एरिया कम, प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो चप्पल धंस जाएगा, वो सैंडल जो पॉइंटेड वाला है, बालू में चलने में बड़ा मुश्किल होगा। तो फिजिक्स का फॉर्मूला इस दिमाग में बैठता है, ओह प्रेशर इक्वल टू ऐसा, लड़की सैंडल पहन करके चल रही है। हाँ, तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को क्या बोलते हैं, MLT-2। वर्क डन होता तो ML स्क्वायर मार देते हैं, एरिया L स्क्वायर लिखते हैं। तो ये देखिए M तो M है, ठीक, एक L चला जाएगा यहाँ से, एक L यहाँ बचेगा, वो ऊपर जा करके कितना हो जाएगा, -1। T के पावर कितना है, -2। कभी भी जब आप ऐसा करो तो ऐसे ऐसे बच्चों काटना मत, ठीक है, कभी मत काटना, मन में कैलकुलेट किया जाता है, वैसे गलती ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड्स। एक चैप्टर है सॉलिड। सॉलिड्स में क्या क्या है, तो कुछ कुछ डायमेंशन है जिसको कि याद कराने का तरीका आप लोग को सिखाता हूँ। लेट एक स्ट्रिंग है मेरे पास, कोई रस्सी, कितना लेंथ का है, L। उस रस्सी को पकड़ के क्या करते हैं हम ना, एक फोर्स लगाते हैं। तो जब फोर्स लगाएंगे तो हल्का सा खींचा जाएगा। तो देखिए क्या, फोर्स लगाएंगे, जैसे ये टी शर्ट इस तरह से है, मैं फोर्स लगाता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे खींचा, तो खींचने से क्या हो गया, खींचा गया, क्योंकि स्ट्रेचेबल है ये। कितना अच्छा बात है, खींचने से खींचा जाता है। तो यहाँ पर हुक जो है साइंटिस्ट अमर हो गए, हुक्स लॉ हो गया। खींचने से खींचा जाता है, खींचोस लॉ, दैट इज नोन एज हुक्स लॉ। न्यूटन आए, बोले देखो भाई कुछ ही रखा हुआ ना, धक्का दोगे ना तो धकला जाएगा, वाव, दैट इज धकलाइस लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन अमर हो गया। गजब, लेकिन गजब गजब थ्योरी दी है। महान साइंटिस्ट कितना बारीकी चीज नोट करते हैं। भाई खींचेंगे तो खिंचा ही जाएगा धक्का देंगे तो धकला ही जाएगा, भाई लॉ हो गया बच्चों, क्या मैं कहूँ। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको हंसा रहा हूँ, कहीं आपको अगर हंसी आ गया, देखिए खींचने से खींचा गया, मैं हंसा रहा हूँ आप हंस दिए, तो दिस विल नोन एज हसोस लॉ, ठीक है, तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो आप लोग भी ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है। किसी को मार दो, रोने लगा, भाई रोलोस लॉ हो गया है ना, मारने से रोने लगे तुम। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर कुछ है, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया का है ये, और हम फोर्स लगाए हैं तो खींचे, तो इसका जो लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ है, थोड़ा सा खींचा जाएगा, तो थोड़ा सा खींचा गया तो लेट कितना, डेल्टा एल। तो देखते क्या बोलते हैं। स्ट्रेस एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कि मतलब कि खींच रहे हैं, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे ना, ज़्यादा खींचोगे ना तो खींचा जाएगा। खींचा जाना का मतलब बोलते हैं कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया है। स्ट्रेस जो होता है वो होता है कितना फोर्स आप लगा रहे हो पर यूनिट एरिया। फोर्स डायरेक्ट आप समझो कि फोर्स खींच रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेन का मतलब है कि कितना खींचा गया। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, कि ओरिजिनल लेंथ इतना था, कितना खींचा गया, तो पता चलता है कि अच्छा ज़्यादा खींचाएगा तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा। खींचने से खींचा जाता है, स्ट्रेस यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। इससे ना आप लोग को बहुत सारा चीज़ दिमाग में रहेगा। ये जो है हुक्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? हुक्स लॉ। तो ये जो कांस्टेंट आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे क्या है ना, दिमाग में रहता है। हालांकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा, लेकिन फिर भी। तो ये जब आपसे बोलेगा कि भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तो बोलेंगे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। बस। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीन तरह के होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? ये जो है वो तीन तरह के होते हैं, जिसमें कि एक सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है। क्या? यंग्स, ये ई का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यहाँ पर होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा है समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए क्यों? भाई हमने पढ़ा नहीं और हमको नहीं समझ में आ रहा तो ये अच्छी बात है ना। बिना पढ़ले अगर समझ में आ जाएगा तो ब्रेन का चेकअप कराना पड़ जाएगा। क्रिश मूवी में आप लोग देख चुके हैं यार, है क्लास 7th में, पता चला 10th का बना रहा है, बड़ी दिक्कत है यार, बिना पढ़े कैसे बना रहा है, जाओ उसका चेकअप करवाओ डॉक्टर के पास, कुछ गड़बड़ी है। लेकिन हम लोग का क्या है, अभी पढ़े नहीं और समझ में नहीं आ रहा है, तो अच्छी बात है, पैसा बचा हमारा, कोई चेकअप करवाना नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि पढ़ भी नहीं किया, अभी सॉलिड्स चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, है ना। गामा इस तरह से लिखते जैसे ना कि गामा वाई का एकदम थोड़ा सा स्टाइल मार करके ऐसे लिख दो। तो ये हो गया आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला दोनों वी विल स्टडी इन चैप्टर। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत वैसा है नहीं, सवाल इससे आते नहीं बच्चों, ये वाला पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कोई भी इलास्टिसिटी हो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो होगा क्या, होगा तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन ही। तो कोई लेंथ अगर हो कोई एल और उसको पकड़ के खींच रहे हो तो लेंथ वाइज खिंचाया और लेंथ में हम लोग फोर्स लगाए, तो लेंथ को हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा और अंग्रेजी में जो एकदम ना समझ में आए उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लेंथ बुझा रहा है ना, लॉन्गिट्यूडनल नहीं बुझा रहा है, तो लेंथ मतलब हो गया कि ये हिंदी है, अपना लैंग्वेज जो भी हो। हाई लेवल हो गया लॉन्गिट्यूडनल, जो समझ में नहीं आता एक्चुअली वो लेंथ ही है, तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल कितना खींचा गया स्ट्रेन, तो वो कहला जाता है क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई भी तार मतलब लेंथ से रिलेटेड होता है, कोई भी तार हो वायर हो पकड़ के उसको खींच दीजिए, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाए, चलिए बाद में आगे बताता हूँ, आगे है अभी, है ना। तो ये इसका भी अगर डायरेक्ट आंसर पूछेगा तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, ये भी क्या होगा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, ये भी क्या होगा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, यानी आंसर पूछे तो तीनों का आंसर एक ही होने वाला है। अब इतना कुछ अगर समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं, लिखते हैं स्ट्रेस फोर्स बटे एरिया। फोर्स का क्या होता है, फोर्स याद करवा mlt - 2, mlt - 2। एरिया क्या होता है, एरिया होता है L²। तो सवाल है कि आंसर कितना आ जाए, m एक L चला जाएगा तो एक L ऊपर गया तो -1 t - 2। तो ये हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। अगर लेंथ के बारे में बात करें तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशन मतलब या तो लेंथ बोलो या तो वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम भी यहाँ पर हो सकता है। तो चेंज इन लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा L कुछ बोल दीजिए, फॉर्मूला बच्चों फॉर्मूला। और ओरिजिनल लेंथ क्या होता है L, तो इसको डायमेंशन के रूप में कैसे लिखेंगे, चेंज इन लेंथ क्या होगा, लेंथ ही होगा, यानी कि डायमेंशन में आ जाएगा लेंथ, नीचे भी क्या हो जाएगा लेंथ। लेंथ खत्म हो गया, आंसर क्या आ जाएगा m के पावर 0 L के पावर 0 t के पावर 0। मतलब क्या हुआ कि किसी के ये इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, लेंथ कट गया तो नो डायमेंशन, तो इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं या फिर सब चीज़ के पावर क्या कर दीजिए 0। अब आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, होगा तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन ही, देख चुके हैं स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन ही नहीं होता है और स्ट्रेस का अभी हम लोग पढ़े हैं क्या है ml - 1 t - 2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या कर देंगे कुछ नहीं बच्चों, तो क्या लिखोगे आप 1, यानी कि आंसर वही आ जाएगा ml - 1 t - 2। देखना है ना, यहाँ पर गलती उलती तो नहीं है, फोर्स mlt - 2 बटे क्या है L², ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार लिखाने वाला है ना तो गलती नहीं होना चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या गया स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, ये यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कभी भी पूछे ना तो स्ट्रेस का ही उठा करके छाप देंगे। मैं पूछता हूँ आपसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नजर रखिएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अरे तो स्ट्रेस का ही हो जाएगा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओ आप क्या बोले सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, भाई वो तो स्ट्रेस हो जाएगा, वही आंसर हो गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों एक के, आंसर रिमेन सेम। लिख लिए, चलते आगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बोले लेंथ, वायर को खींचेंगे तो होगा तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, लेकिन अंग्रेजी लिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ में खींचते हैं तो डेल्टा L बाई L। स्ट्रेस का क्या होता है, अभी हमने लिखा है स्ट्रेस ये ml - 1 t - 2, तो यहाँ लिखेंगे ml - 1 t - 2 और नीचे स्ट्रेन जो है ये तो डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं होता है, हेंस आंसर विल बी ml - 1 t - 2 t - 2। तो ये हो गया 15 नंबर। अब देखिए कुछ इसलिए बता देते बच्चों ताकि दिमाग में अच्छा से चले। ये फ्लूइड्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो दो है उसमें जो जरूरत पड़ेगा,
सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन का मतलब वही कि कोई बीकर वैसे अगर कहीं रखा हुआ है, पानी ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा आइडिया बता दे कि फोर्स कौन, लेंथ कौन। जैसे कोई ग्लास व्लास है ना, शीशा ग्लास ऐसे कुछ ले लीजिए, पानी ऐसे रखा हुआ है, तो पानी नहीं लगता एकदम फ्लैट टाइप का ऐसे रहता है, फ्लैट। तो कोई चीज़ भाई फ्लैट ऐसे कैसे हुआ होगा? तो देखो ये टी शर्ट यहाँ देखोगे ना, तो ऐसे करके अभी देखो मुड़ा हुआ है ना, ऐसे कर्वेचर है, लेकिन पानी वहाँ रखते तो कैसे रहता है? फ्लैट ग्लास में। तो इसको फ्लैट कैसे बना सकते हो? तो बोले ऐसा करते, आप इधर आइए, यहाँ पकड़िए टी शर्ट को, मैं यहाँ पकड़ता हूँ, दोनों पकड़ के खींचते हैं। तो ऐसे पकड़ के खींचेंगे अगर, उधर से आप इधर से मैं, ये क्या बन गया? पूरा स्ट्रेट लग रहा है ना, खिंचाया हुआ एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। बच्चों एक मिनट जरा, ठीक है। तो लग रहा है ना कि एक स्ट्रेट टाइप का कुछ बन गया, यानी कि कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, इधर से उधर। तो बस ऐसा ही कुछ पानी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ये पूरा जो ऐसे पानी है, तो यहाँ से यहाँ लेट हम लोग ले लेते हैं, लेंथ कितना है? एल, लेंथ कितना है? एल। और इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, ताकि लगता है कि पानी ऐसे खिंचाया हुआ है। तो कौन सा फोर्स समझ में आया होगा? ठीक है, जो कर्वेचर ऐसे पकड़ते हैं तो स्ट्रेट हो गया। और कौन सा लेंथ? तो बीकर ऐसे है, एक कोना से लेकर के एक कोना तक पूरा लेंथ। तो यही फोर्स, यही लेंथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस पर खिंचाव तरह का एक चीज़ है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। पूरा नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझ में आया काफ़ी है, क्योंकि ये भी समझना नहीं था, डायरेक्ट लिख करके सॉल्व करना था, लेकिन फिर भी समझ में आया तो अच्छी बात है। चैप्टर में और डिटेल में बताएंगे। फोर्स आ गया ml_t-2, अगर वर्क डन आता तो ml²t-2। क्या लिखे यहाँ पर? ml_t-2। नीचे है लेंथ LL स्वाहा, हेंस आंसर बिकम्स m_t-2। नेक्स्ट सरफेस एनर्जी। अब सरफेस पर जो पानी होता है बच्चों, उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। डेरिवेशन तो चैप्टर में पढ़ोगे, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। तो हम लोग उसको कैसे डिराइव करके लाते हैं, जो भी फॉर्मूला है आप इसको देख लो। सरफेस एनर्जी कितना वर्क डन पर यूनिट क्या होता है? एरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना, एकलौता जो है वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। पूरा फिजिक्स में ना वर्क डन का मतलब एनर्जी, तो देखने से क्या लगेगा? सरफेस एनर्जी, ओ एनर्जी मतलब वर्क डन, तो वर्क डन ही के बराबर ही हो जाएगा। गलत, ये एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला है। पूरा फिजिक्स में वर्क डन का मतलब एनर्जी होता है। एक की जगह ऐसा है जहाँ पर एनर्जी जो है डायरेक्ट वर्क डन वो नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का कुछ मैकेनिज्म होता है। सरफेस एनर्जी वर्क डन पर यूनिट एरिया, तो वर्क डन का, वर्क डन का ml²t-2 लिखते, ml²t-2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? एरिया, L²। आंसर क्या आ जाएगा? L² स्वाहा m_t-2। यानी कि देखो क्या है, दो पैरामीटर मेरे पास है फ्लूइड्स में, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम। वाह, तो एक चीज समझ में तो आया, बोथ हैव सेम डायमेंशन, बोथ हैव सेम डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपसे कोई पूछे सरफेस एनर्जी, बोले सरफेस टेंशन ये वाला होता है। सरफेस टेंशन का मैकेनिज्म समझ में आ गया तो लिख ही देंगे हम लोग। तो ये फ्लूइड से रिलेटेड कुछ हो गया चैप्टर जो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड्स में एक और है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सब बहुत खतरनाक है, इसका तो ट्रिक भी बता दूंगा कुछ याद करने के लिए। जैसे कि क्या है, थोड़ा सा अगर देखते हैं बच्चों, जैसे कोई ग्लास है, ग्लास में पानी आप भर दो, ठीक, और उसमें छोटा से कागज का टुकड़ा ऐसे काट करके पानी के लेयर के ऊपर रख दो, चम्मच से ऐसे धीरे धीरे मिला दो। आप देखोगे कि ऊपर वाला जो कागज है ऐसे ऐसे चलने लगा पूरा बढ़िया से, और छोड़ दो। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद देखोगे कि नीचे का जो पानी है, जो शीशा मतलब जो भी ग्लास है, ग्लास से सटा हुआ पानी धीरे धीरे नीचे से रुकते जाएगा, रुकते जाएगा, रुकते जाएगा, रुकते जाएगा। सबसे लास्ट में पता कौन सा रुकता है? ऊपर वाला। धीरे धीरे ऊपर वाला कागज ना ऐसे चलते रहता है। यानी होता क्या है कि जैसे कोई ग्लास ऐसे लिए, वहाँ पर पानी ऐसे है, आप क्या कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि रोटेट करवा दो ऐसे कर करके, तो पानी गोल 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 घूमने लगा। दुनिया पता है कैसा है, जैसा ही आप आगे बढ़ोगे ना, तो भाई अगल बगल पड़ोसी जो है ना, दुनिया नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। सिर्फ 2-3 आदमी को छोड़ करके, आपके घर वाले, एक टीचर, इन लोग को बड़ा खुशी होता है जब आप सक्सेस करते हो, क्योंकि दोनों का नाम होता है बहुत, वाह आप क्वालिफाई करोगे तो यार मेरा नाम तो होगा ही, वाह आंसर से पढ़े थे। मम्मी पापा का नाम होता है, वाह बेटा मेरा किया, बाकी दुनिया जलते हैं। तो ये देखो क्या है, यहाँ भी वही चीज़ है। जब भी ऐसे गोल घुमाए तो लिक्विड सारा घुमा, ऊपर का लेयर का एक सरफेस, उसके ठीक नीचे वाला भी घुमा। सबसे पहले कौन है? जो जमीन पर ये वाला लिक्विड होता है ना, सरफेस से सटा हुआ, तो ग्लास तो रुका हुआ है, तो उसके बगल में जैसी लिक्विड घसकता है ना, तो ग्लास बोलता है ए कहाँ आगे जिंदगी में बढ़ रहा, हम रुकल है, तुमको दिख नहीं रहा। तो वो क्या करता है, ऊपर वाला लिक्विड का पैर खींचता है, सबसे पहले वो लिक्विड रुक जाता है।
पैर खींचता है। पैर खींचे कैसे, ये चल रहा है ऐसे 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 आप रोटेट किए थे, उसका पैर खींचेगा एन ने और वो जाएगा रुक। फिर जब अब देखो क्या हुआ, पहला लेयर जो सटल वाला था वो रुका, तो उसके ऊपर वाला लेयर फिर वो भी घसक रहा है क्योंकि आपने चम्मच से घुला दिया। तो सबसे नीचे वाला ऊपर को बोले ए तुम कहाँ घूम रहे हो भाई, मेरा पैर वो खींच लिया, तुम घूम रहे जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, भाई पैर खींचो, पैर खींच करके धड़ाक से इतना। इसीलिए देखोगे दुनिया में जब तक आदमी सक्सेस नहीं किया तो उसका नेगेटिव कोई नहीं बोलता है, सब चुपचाप रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, पैसा कमाया, दुनिया बोलना चालू क्योंकि भाई दुनिया ऐसे चलता है ना बच्चों, थ्योरी है, ये भी एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तो वही चीज़ें देखिए, एक लेयर ऑफ लिक्विड है जिसका एरिया मान लीजिए ये है, एरिया ये भी वेलोसिटी से चल रहा है मान लीजिए, लेकिन इससे ऊपर ज़्यादा स्पीड से चलता है v प्लस थोड़ा सा, क्या करूं दिल है कि मानता नहीं, मेरा इच्छा किया बता ही दे, थोड़ा सा अगर ऊपर गए, थोड़ा सा dx डिस्टेंस गए, ऊपर वाला लिक्विड थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो ये वाला नीचे वाला क्या बोलेगा, ए कहाँ ज़्यादा स्पीड से जा रही है, v तो v प्लस थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ऊपर गए तो ये वाला लिक्विड उसका धड़ाक से पैर खींच देता है पीछे, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा देता है, पीछे खींच रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो फोर्स से खींचेगा उसका पैर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया स्वाभाविक है, जितना रगड़ाते हुए लिक्विड जा रहा है, जितना बड़ा सरफेस से रगड़ाएगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है dv डिवाइडेड बाई dx। ये क्या है, कितना वेलोसिटी से चेंज आगे जा रहा है। अगर बोलते हैं ना कि मान लीजिए कि आप हो, चलिए यार हम लोग अपना बात नहीं करते, किसी और आदमी की बात करते हैं, लेट ए एक आदमी रहता है और बगल वाला बी वाला जो घर वाला हो, अगर मान लीजिए ए कमाता हो 10,000, वो अगर 20,000 कमा रहा हो ना तो थोड़ा कम पैर खींचेगा। लेकिन अगर वो मर्सिडीज अगर खरीद लिया ना, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो खतरनाक तरीके से उसका पैर खींचेगा। तो वही हाल है, फोर्स बहुत ज़्यादा उसको पैर खींचेगा। कब, जब अगर वो स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा कस के पैर खींचेगा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, कितना ऊपर में वो है। ठीक, ये देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना तो a dv डिवाइडेड बाई dx, यहाँ पर देखो दोनों प्रोपोर्शनलिटी है, लगाएं प्रोपोर्शनलिटी, एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस मतलब होता है बच्चों क्या, फ्रिक्शन टाइप का, फ्रिक्शन फोर्स, एटा a dv डिवाइडेड बाई dx। यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं, इससे ये पता चलता है कि फोर्स जो है ना, वेलोसिटी चलेगा आगे, फोर्स लगाएगा पीछे। बोलो क्यों इतना भाषण दिए सर, इसलिए ताकि आपके दिमाग में रहे ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आ जाएगा, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसको ईटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईटा। ईटा पत्थर जो होता है ना, तो उसमें से इसको बोलते हैं ईटा। तो देखिए ईटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई पूरा, यानी कि एफ डिवाइडेड बाई पूरा ए dv डिवाइडेड बाई dx। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। वेलोसिटी बटे डिस्टेंस, दुनिया में कुछ भी चीज बटे डिस्टेंस हो तो उसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, कुछ भी चीज वेलोसिटी बटे डिस्टेंस है ना, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अनिल, मेरा नाम अनिल बटे डिस्टेंस तो अनिल ग्रेडियंट बोल देते हैं। कैमरा बटे डिस्टेंस तो कैमरा ग्रेडियंट, सिंपल सा एकदम। तो अब हम उसका डायमेंशन लिख लेते हैं कि क्या होता है, देख लीजिए अच्छे से। तो ईटा बराबर आ रहा है एफ डिवाइडेड बाई ए dv। अब देखिए कुछ बोल देते हैं, कुछ तो आसानी होता है, फोर्स वही आ रहा है बार बार, ml/-2, धड़ाक से बोलिए ml/-2 डिवाइडेड बाई एरिया का हो जाएगा l²। वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है lt-1, और डिस्टेंस dx मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब l। फाइनल आंसर क्या है, देखिए ये l चला गया, ये दोनों तो चला गया, एक सबसे पहले एक m बच रहा है, पहले उसको लिख लेते हैं। ये दोनों जब चला ही गया, एक l यहाँ से चला जाएगा, ये l ऊपर जा करके कितना हो जाएगा, -1। t का हाल समाचार देखिए, t है -2, ये -1, ऊपर जा करके +1, तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1। यस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसका ट्रिक बनाता हूँ, इसको याद करने के लिए लर्न ट्रिक याद कर लीजिए। पता है क्या, m दोनों -1, m दोनों -1। व्हाट इज m दोनों -1, मतलब कि m लिख दीजिए आप, अब बाकी mlt चल रहा है, तो m लिख दीजिए, अब बाकी दोनों -1। m बाकी दोनों -1 मतलब l के पावर भी -1 और t के पावर भी -1। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम फ्लूइड्स चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर बहुत बड़ा है फ्लूइड्स,
लेकिन उसके अंदर 8-10 डेरिवेशन जो करना रहता है ना, सारे में यही डायमेंशन का ही मेथड से करते हैं। तो बोलेंगे याद करिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, तो आप बोलिए m दोनों -1 सर, हो गया, बस चालू हो जाइए, धन धन धन। तो ये हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट क्या बोले, एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या है ये? ग्रेडियंट का मतलब ही हो गया विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कोई भी चीज अगर हो तो क्या क्या पूरा फिजिक्स में आता है, क्लास 11th में आएगा ये तीनों। प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर बटे डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बटे डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर बटे डिस्टेंस। एक क्लास 12th में आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पोटेंशियल बटे डिस्टेंस। इसको हम आगे पढ़ाते हैं, इसलिए नंबरिंग यहाँ तक काउंटिंग मैंने किया है। वेलोसिटी ग्रेडियंट यहीं पर जरूरत पड़ गया था, dv बटे dx। देखिए फ्लूइड चैप्टर में पढ़ते। प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो हमको पता है कि L। फोर्स क्या है? फोर्स है mlt-2। एरिया क्या है? एरिया है L²। और ये वाला क्या है? L। मैं देख लेता हूँ ना उधर किनारे दिख रहा है कि नहीं, या फिर मैं इधर कर लेता हूँ, हल्का सा देख लीजिए ताकि आप लोग को दिखाई दे सके बढ़िया से। तो ये हो गया। कट छट करके क्या रहा बच्चों, उसको देख लेते हैं। एक ये दोनों तो L चला गया, ये L ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा ml के पावर -2, t के पावर कितना है? -2। सही है ना, ये दोनों गया ऊपर ऊपर। ठीक है। वेलोसिटी बटे डिस्टेंस तो लिख दो भाई, वेलोसिटी होता है lt-1 और डिस्टेंस होता है लेंथ l। तो आंसर क्या आ जाएगा? l चला गया तो बचा t के पावर -1। अब आसान है, लिखते चलते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, पहली बार टेम्परेचर आया, टेम्परेचर को क्या लिखते हैं? केल्विन, के। तो ये हो गया मेरा के। और डिस्टेंस क्या है? एल। आंसर क्या आ जाएगा? एल ऊपर चला जाएगा, एल के पावर -1 और आंसर आ जाएगा के। पहले mlt लिख दीजिए, बाद में टेम्परेचर ये सब जरूरत पड़े तो वो सब। पोटेंशियल ग्रेडियंट नेक्स्ट आगे चल करके लिखते हैं। अब देखिए एक चीज, जैसे बोले ग्रेडियंट का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी तरह से फिजिक्स में एक वर्ड होता है रेट। रेट का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फिजिक्स में। जैसे कि पावर क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऑफ डूइंग वर्क का मतलब वर्क डन बटे टाइम। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज बटे टाइम, क्योंकि रेट लगा दिए तो रेट मतलब ये। तो ये हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पावर वर्क डन बटे टाइम, अभी देख चुके थे। वर्क डन अगर है तो क्या हो जाएगा? वर्क डन मतलब ml²t-2 डिवाइडेड बाई टाइम। और यहां पर करंट है तो इसको मैं आगे बताता हूं बच्चों, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एम्पियर से ही रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट। तो यहां से चार्ज का कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक चीज दिमाग में रहना चाहिए कि भाई रेट का मतलब क्या होता है। ये 1 ऊपर चला जाएगा तो -1, ये आ जाएगा -3। अभी मैं इन दोनों के बारे में लेटर जस्ट बात करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडियंट और रेट। आगे देखिए लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। चाहूं तो मैं इसे उठा करके एक कर करके बोलते चला जाऊं, लेकिन क्या है थोड़ा सा बर्डन आप लोग पे ज्यादा होगा। दूसरा तरीका से बोलता हूं, मजा आ जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो पता है ये है लीनियर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लीनियर मतलब कि स्ट्रेट रास्ते पर चल रहे हैं, लीनियर। लेकिन वही अगर गोल गोल घूमने लगे, सर्कुलर मोशन या रोटेट करने लगे तो रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे आगे चल करके। तो भाई जो जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना इधर काइनेमेटिक्स में, लीनियर वही का कुछ ऐसा ट्रिक लगा ले तो सारे फॉर्मूले जो है रोटेशन और सर्कुलर मोशन का याद हो जाएगा बिना चैप्टर पढ़े हुए। ऐसा कैसे? कुछ ट्रिक अगर दिमाग में रख लीजिए तो अभी याद कर लेते हैं, वहां तो समझेंगे। लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां बोलते हैं वेलोसिटी, उधर बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन जिसको इधर बोलते हैं तो उधर एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंगुलर मतलब गोल 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 गोल, एंगुलर वेलोसिटी मतलब गोल गोल। मौत का कुआं देख लीजिए, एक बाइक चले स्ट्रेट रास्ते पर, आएगो मौत का कुआं चले, हाँ ऐसी फिजिक्स दिखेगा। इधर चल रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है और उधर गोल गोल घूम रहा है तो एक्सेलरेट तो नहीं बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो थोड़ा सा बदल दीजिए, मौत का कुआं अलग चीज़ है। मास जिसको आप बोलते हो ना, इसको दूसरा नाम होता है इनर्शिया भी कहते हैं मास को। मत मास बोलो चाहे इनर्शिया, उधर हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ ही लो बच्चों, मजा आएगा। मास मतलब मास होता है, 1 kg का मास ले लो तो मास है। लेकिन रोटेशन चैप्टर में यही मास क्या होगा? गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। तो घूमेगा मतलब रोटेटिंग,
हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, यानी रोटेटिंग नेचर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका, मास का। तो रोटेटिंग नेचर ऑफ मास, भाई रोटेटिंग नेचर हिंदी हो गया, यानी ऐसा लैंग्वेज जो समझ में आ रहा है सब लोग को, उसका थोड़ा सा हाई लेवल अंग्रेजी बोलता हूँ, मोमेंट। नहीं समझ में आया तो इंग्लिश बड़ा हाई लेवल बच्चों समझ में नहीं आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट, वो नहीं, व्हाट इट वाज द ग्रेट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्या पल था वो, सुहावने दिन, वो नहीं, वो प्यार वाला है, जिंदगी का अच्छा मोमेंट। ये है फिजिक्स। इस मोमेंट का मतलब होता है रोटेटिंग नेचर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, रोटेटिंग नेचर। तो रोटेटिंग नेचर का मतलब हो गया मोमेंट। देखो कैसे, मास है, इधर मास घूमने लगा, तो क्या बोलेंगे, रोटेटिंग नेचर ऑफ मास। उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख रहे हो, ऐसे ही समझ में आता, ओ मास गोल गोल घूम रहा है, इसलिए रोटेशन चैप्टर में आ गया एंगुलर वाला में, तो उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो चीज़ को फोर्स बोलेंगे ना इधर, उधर जाके उसको टॉर्क बोलते हैं। जैसे मेरा हाथ ऐसे है, मैंने मारा फोर्स, मेरा हाथ फेंका गया, मैंने मारा मेरा हाथ फेंका गया, दिस इज फोर्स। दरवाजा में पकड़ के ऐसे खींचे ना तो दरवाजा खुल गया, रोटेट करने लगा, हल्का घूमता है। तो वहां कैसा फोर्स लगाएं कि गोल गोल घूम गया, ऐसा फोर्स लगाओ कि गोल गोल घूम जाए। पंखा है, मार दो ऐसे करके धड़ाक से पंखी घूमने लगेगा, ऐसा फोर्स जो गोल गोल घुमा दे, दैट इज नोन एज कौन सा फोर्स, रोटेटिंग नेचर ऑफ फोर्स। रोटेटिंग नेचर का नाम क्या बोले अंग्रेजी में, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हम लोग इसको एक और चीज बोलते हैं, पता है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। थोड़ा सा ऐसे करवा दिए ना, थोड़ा मजा आएगा, देखिएगा जरा। तो जो फोर्स है ना उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, तो उसका एक और शॉर्ट नाम उसको बोलते हैं टॉर्क। ये टाउ होता है, क्या होता है टाउ, बुक्स में ना ऐसे लिखा रहेगा, जिसको कि बोलते हैं TAU टाउ। मैं कैसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, बचपन से आदत है, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ तो आप समझ जाना उस तरह से। मोमेंटम जिसको इधर बोलते हैं उधर एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, जिसको इधर इंपल्स बोलते हैं उधर इसको एंगुलर इंपल्स बोलते हैं, जिसको इधर काइनेटिक एनर्जी तो उधर जाके बोल देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन चैप्टर का। तो मेन जो है ना, ये दो चीज़ खाली दिमाग में और ये सब रहना चाहिए। सारे फॉर्मूलेस बच्चों क्या है हम लोग लिख देंगे दंदना के, इतना डायमेंशन अभी मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या, एक्स डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, एक्सीलरेशन को अल्फा बोलते हैं, मास को इनर्शिया बोलते हैं, फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। फॉर्मूला हम लोग को पता है कि भाई फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, मास को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए, एक्सीलरेशन को बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। बिना चैप्टर पढ़ ले फॉर्मूला याद हो गया, टाउ इक्वल टू वाई अल्फा। ये सब कोई को आता है, ये अभी किसी को हम लोग को नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है ट्रिक लगा करके। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मेरे को नहीं पता, ट्रिक लगाओ। पी को बोलते हैं एल, मास को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी को क्या बोलते हैं ओमेगा। हेंस फॉर्मूला याद हो जाता है बिना चैप्टर पढ़ ले, एल इक्वल टू आई ओमेगा। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, एंगुलर इंपल्स क्या होगा, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे को नहीं पता, ट्रिक लगाओ। फोर्स को क्या बोलते हैं उधर, टॉर्क बोलते हैं। टाइम को टाइम में बोलते हैं, यानी टाउ इनटू टी हो गया। देखिए, तो जब मैं पूछूंगा ना बताओ टाउ बराबर क्या होगा, आप बोलिएगा मेरे को नहीं आता है, धड़ाक से को बोले टॉर्क, मेरे को नहीं आता है। तब जब नहीं आता है तो दिमाग लगाएंगे, टॉर्क, रुको, टॉर्क को उधर बोलते हैं फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, एम को बोलते हैं आई, ए को बोलते हैं अल्फा। सुनो, आई अल्फा होता है, ऐसे ही बोल दीजिएगा। बोलिएगा रुको नहीं आता है, लेकिन कुछ सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ, ठीक, जो बोलूँगा सही बोलूँगा। काइनेटिक एनर्जी होता है मेरा हाफ एम वी स्क्वायर। तो भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे मेरे को नहीं आता है, लेकिन ट्रिक लगाते हैं। हाफ तो हाफ ही होगा। मास को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी को क्या बोलते हैं, ओमेगा। आंसर आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका एक एक्सेप्शन थोड़ा बच्चों कि ये डेफिनेशन ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका अलग होता है मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्या होता है, एम इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो इसको अलग तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चले आगे, और सारा चीज जैसे चलता है ना वैसा ही है। वेलोसिटी कैसे पढ़ते हैं, द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कैसे पढ़ते हैं वेलोसिटी, हम लोग पढ़ते हैं कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे पढ़ोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जो यहाँ वही यहाँ, खाली एंगुलर एंगुलर लगल है। एक्सेलरेशन कैसे पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे बोलेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इधर पूछे बोलो नहीं आता है, इधर देख लो अपने मन में चला के इधर बोल दो कुछ सेकंड में, ठीक है, कहानी खत्म। तो ये पूरा हो गया बच्चों, पता है
ये पहली बार यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊँगा, फिर रोटेशन में पढ़ाऊँगा। तो जिस चैप्टर से दुनिया डरती है थोड़ा सा ज़्यादा, उस चैप्टर को हम लोग उसके साथ खेलेंगे जैसे नहीं होता है शेर बाघ चीता से सब डरते हैं और कोई उसके साथ खेले, आजा रोटी ले लो तो उसका तो बहादुरी अलग है। तो हम लोग वैसा कर लेंगे, सभी चीज़ याद हो गया बिना चैप्टर पढ़े। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या होता है भैया? तो कोई सर्कल में चले, पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स डीपीपी भी करा देते हैं, इतना हम तो सब चैंपियन हो गए होंगे अब तक। थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कितना एंगल में गया। तो दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस होता है। आर्क लेंथ है तो भैया लेंथ, रेडियस मतलब है तो लेंथ, कोई डिस्टेंस, यानी कि ये भी होगा एल चल गया, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा डायमेंशन, यानी इट इज डायमेंशन लेस थीटा जो है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। फॉर्मूला भूल गए, कोई बात नहीं, एंगुलर हटा के वेलोसिटी का बोल दो। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, एंगल लगाना है तो लगा दो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा बटे टी। थीटा का भी हमने पढ़ा कि कुछ नहीं होता है, टाइम का टी होता है, हेंस आंसर टी के पावर -1 हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई? अभी निकाले एंगुलर वेलोसिटी, टी के पावर -1 होता है। नीचे क्या है? टाइम। आंसर कितना आ जाएगा? ये ऊपर चला गया तो टी के पावर -2। देखिए बच्चों, पता है एक चीज़ सही है ना ये? हाँ, देखिए अच्छा से पढ़िएगा तो समय लगता है, ज़िंदगी में एक बार समय लगता है, ठीक। और अगर टाइम पास करके पढ़ें तो पढ़ तो बड़ी जल्दी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल करके रोना पड़ जाता है। जैसे थोड़ा फिजिक्स आगे घसकता है तो बड़ी गजब लगता है। और बेस अगर स्ट्रांग होते चल गया, ओहो, एक बार बोलते हैं एक बार मज़ा आना चाहिए फिजिक्स में, शुरुआती, वाह, फिर तो गजब हो जाएगा। फिर आप खुद ब खुद बोलोगे सर पढ़ाइए मन लग रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, इसका बताएंगे सब चीज़ वहाँ पर जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? आई का मास होता है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर, तो ml² हो जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। टॉर्क टाउ इक्वल टू, जब चैप्टर पढ़ोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिखेगा कैसे सिलेंडर को ऐसे घुमा रहे हैं तो आपको फील भी आ जाएगा। टॉर्क क्या होता है? टाउ इक्वल टू, देखिए आई इंटू अल्फा, याद है टाउ इक्वल टू क्या था? आई इंटू अल्फा। आई अभी पढ़े क्या है? ml²। और अल्फा क्या होता है? अल्फा पढ़े हैं टी के पावर -2। तीन चीज़ें देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कुछ नहीं होता है, ये टी के पावर -1, टी के पावर -2। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, -1 -2। ये क्या आया भाई? एक्सेलरेशन, टी के पावर -2। आंसर क्या आ जाएगा? ml², ml² टी के पावर -2, यानी टॉर्क का जो डायमेंशन है ना, सेम एज वर्क डन या एनर्जी का है टॉर्क का। अच्छा, आगे क्या क्या आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला देख चुके थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी आई इंटू ओमेगा। आई का क्या होता है? अभी देखें, ml² ओमेगा t -1। तो ये एंगुलर मोमेंटम का हो गया। एंगुलर इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो वो हो जाएगा टॉर्क इंटू टाइम। तो J इक्वल टू टॉर्क I इंटू टाइम। टॉर्क क्या बोले थे? वर्क डन के ही बराबर होता है, यानी कि ml² t -2 I इंटू टी। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ml² -2 + 1 -1। अभी चलते हैं ना, चलो बच्चों पूरा फिजिक्स में, कहीं डर लगने नहीं देंगे। जहाँ डर लगेगा, ठीक है ना, चल कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जहाँ डर लगेगा तो देखें कि क्या व्यवस्था हो सकता है। टाइम पीरियड, अब देखिए SHM और वेव्स चैप्टर आते हैं, पूरा 11th चलते जा रहे हैं, चैप्टर चल रहा है गाड़ी, फ्लूइड्स ये सब खत्म हो गया। हाँ, SHM एंड वेव्स का में कुछ है। टाइम पीरियड क्या है भैया? टाइम पीरियड तो टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/, टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा कितना? 1/t। 1/, कितना होगा बच्चों? t। तो हेंस t के पावर क्या आ जाएगा? -1। जैसे नहीं कोई वेव्स अगर बनाते हैं ना, वेव्स देखिए ऐसे, और एक वेव्स ऐसा बनाते हैं ऐसे। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा। एक ऑसिलेशन का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक साइकिल कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री हुआ। देखोगे वेव्स जो लहर सब पढ़ते हैं ना, यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 180 डिग्री। देखिए 180। अब फिर ऐसे चलेंगे तो फिर से 180। तो भाई 180 + 180, तो यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड।
तो जब एसएचएम पढ़ो या वेव्स या लहर पढ़ो या जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में उसको पढ़ो, उसका सारा कुछ उठा के यहाँ रिलेट करेंगे, ये दोनों में हो जाएंगे चैंपियन। ठीक है, एकदम सेम चीज़ है। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ये है वो वाला, ठीक, सबको रिलेट करेंगे एक के साथ, फ्यूज कर देंगे। तो ये हो गया कितना, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री चलते हैं तो एक साइकिल यानी कि टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा ये क्या है, ऐसे चल रहा है लहर, ये कैसा चल रहा है, देखने से नहीं लग रहा है कि ये जो है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं दो तरीके से बोलता हूँ, ये माई नेम इज अनिल कुमार, वाह बहुत अच्छी बात, ये माई नेम इज अनिल कुमार। अरे यार देखने लग रहा है सर आपको कहाँ घट गया इतना स्पीड बोले यार, तो ये क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्पोकन पर सेकंड, बहुत फास्ट है मेरा, पता चलता है यार कितना फास्ट आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या बच्चों, ज़्यादा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। देखो गौर करके, एक साइकिल कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा यार, ये जल्दी जल्दी बोलते हो, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में देख लो एक साइकिल कितना है, यहाँ से यहाँ कम है, तो टाइम पीरियड जब हो जाता है ना कम, तब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसीलिए दोनों रेसिप्रोकल है। कहीं कहीं जो है ना मैं समझा देता हूँ, क्या करो, समय लग रहा है बच्चों लेकिन क्या करूँ, कहीं कहीं समझा देता हूँ। तो ये हो गया ऐसे टी के पावर -1, चले। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बस जैसे फ्रीक्वेंसी 1/t था ना, एंगुलर जब आ जाता है बच्चों ना, तो बस थोड़ा सा वो क्या है तो वही होगा, लेकिन 2π/t। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ही होगा, बस एंगुलर लगने के कारण वो 2π लग जाता है, वो फॉर्मूला के अंदर वो आप लोग को सिखाएंगे। तो ये 2π/t, 2π क्या है, एक नंबर है, तो उसका तो कुछ नहीं होगा, तो भाई रेसिप्रोकल 1/t का ही है, यानी कि ये होगा 1/t, हेंस t के पावर इसका भी क्या आएगा, -1। कैसा लग रहा है टी के पावर -1 लिखा हुआ, हाँ ऐसे टी के पावर कितना, -1। फॉर्मूला है ओमेगा = 2π/t। वेवलेंथ क्या होता है, हमको पता है कि कोई भी लहर जो ऐसे चलता है ना, तो बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये देख लो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। हालांकि ये बचपन वाला डेफिनेशन है, इसका मतलब भी कुछ और होता है। वेव्स है ना, इसको भी ट्रिग्नोमेट्री में घुसा दो बच्चों ऐसे कर करके। यार देखो गौर करके, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, टोटल है 180, यहाँ से यहाँ देखो कितना हो गया, 90 डिग्री, फिर ये देखो कितना 180, फिर ये देखो कितना होगा 90, यानी कि 90 और 180। फिर से समझ में आता है कि एक लहर जो है ना यहाँ से यहाँ चला तो टोटल 360 डिग्री चला। तो जब एक लहर 360 डिग्री चलता है, टाइम लेता है एक साइकिल के बराबर, यानी कि टाइम पीरियड, और जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ऐसे रटने के लिए रट लेते हैं बचपन से, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ट्रफ। लगता है जैसे क्या है, वो स्केल लाए होंगे ऐसे रख करके दोनों नाप लिए होंगे ये डिस्टेंस, और वो वेवलेंथ हुआ होगा। नहीं वो नहीं बच्चों, इसका मतलब कुछ और है, मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री, लहर, सर्कुलर, तो वो तो है क्या भाई, है तो डिस्टेंस ही, ट्रैवल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या सर्कुलर मोशन में ऐसे। तो डिस्टेंस तो जो भी होगा है तो ये डिस्टेंस, हेंस डिस्टेंस का क्या हो जाता है, एल, तो वेवलेंथ का हो जाएगा एम। वेव का लेंथ क्या है, एक वेव का लेंथ क्या है, एक वेव का मतलब होता है कि 360 डिग्री कंप्लीट दिखता है वो अंदर घुसने के बाद कि हाँ सच में एक ये है। तो ये हो गया वेवलेंथ। अच्छा क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी सुबह में 7:30 बजे के अराउंड जो धूप हमको लगता है तो कितना इंटेंस होता है, इंटेंस मतलब समझ रहा, कितना चमक रहा, ब्राइटनेस, कितना एनर्जी फॉल कर रहा होगा सूर्य भगवान से। और 12 बजे दिन में अगर पूरा बादल उदल ना हो और तब कितना एनर्जी फॉल कर रहा होगा, तो पता चल जाता है 12 बजे दिन में बहुत खतरनाक इंटेंसिटी है, यानी कि कितना एनर्जी फॉल कर रहा हो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में देखो कि एक यूनिट एरिया पर कितना एनर्जी फॉल कर रहा है। 12 बजे दिन में ज़्यादा फॉल करेगा तो बोले ज़्यादा इंटेंसिटी है, सिंपल सा बात है। तो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब ml² t-2, तो लिख लो ml² t-2। एरिया का क्या होता है l², टाइम का क्या होता है t। काट छाट करके लिखते हैं जरा, m तो m है, l² ओम नमः जय स्वाहा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1 ऊपर गया क्या हो जाएगा -1, तो l तो l² प्लस स्वाहा हो गया, t के पावर कितना हो जाएगा 1 ऊपर गया। गलती नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, झूठो कहीं -1 इधर उधर हो गया, ये दोनों गया, ये 1 ऊपर जाके -1 यानी ठीक है। एनर्जी डेंसिटी,
मास डेंसिटी था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटा यू से इसको, और एनर्जी यहां पर उसको बड़ा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को ऐसे। तो एनर्जी का मतलब फिजिक्स में वर्क डन, वर्क डन क्या है, ml स्क्वायर, ml स्क्वायर बोले ना दूगो, इसलिए रटवा दिए थे ना क्योंकि बार बार आता है वो। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखे जरा क्या है भाई, m तो रहेगा, 2 को चला गया तो एक l बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा L-1 T-2, तो ये एनर्जी डेंसिटी। और बच्चों डीपीपी में मैं जो आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग जरूर उसको सॉल्व करिएगा। इस लेक्चर पे पर्टिकुलर एक अलग से डीपीपी देने वाला हूँ, सारा चीज़ का एप्लीकेशन बेस्ड, जो एकदम जिसको कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी है कि भैया वो छपता ही है एग्जामिनेशन में। तो 34 नंबर ये हो गया। चलते हैं अब ये देखें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। भाई आपसे चाहे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी पूछे, इंटरनल एनर्जी पूछे, हीट एनर्जी पूछे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, अनिल एनर्जी, कुमार एनर्जी, अनिल कुमार एनर्जी, भैया जो एनर्जी पूछना है पूछ दो। सारे चीज का जो है ना विल बी सेम एज वर्क डन, सेम एज वर्क डन के बराबर होगा। और जिसका डायमेंशन हम लोग को पता है कि क्या होता है, वर्क डन ml स्क्वायर T-2। तो कोई भी एनर्जी अगर आ गया आपसे पूछ दिया ना तो कम से कम आंसर आप धड़ाक से लिख पाओगे, तो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह समझ लो। हीट भी एनर्जी हो ना, बस हो गया। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये एनर्जी, सारी एनर्जी बचो ये। अब आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो क्लास 9th में पढ़े थे। हर मास जो है ना एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, कोई डिस्टेंस पर रखा हुआ एक दूसरे को कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब वो होता कितना है पढ़ें, Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज G इक्वल टू, G इक्वल टू आ जाएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1m2। F का डायमेंशन लिखिए, फोर्स आया ml-2, फोर्स जब बोले ml, हाँ ml, रुको T-2, R डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, मास mm, यानी कि क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आने वाला है मेरा, तो मैं यहाँ लिखूँ, देखिए यहाँ एक है, यहाँ 2, एक वो गया तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा m के पावर -1, 2 और एक 3 तो L के पावर 3, T के पावर कितना है -2। तो ये हो गया है। बहुत बार आता है बच्चों, मैं क्या बताऊँ यार, कोई एग्जाम उठा करके ले लो, नीट ले लो, जेई ले लो, ई ले लो, वो ले लो, बच्चों दर्शन ये दोनों देवे करता है, पता नहीं क्यों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर प्लैंक कांस्टेंट, तो ना जैसे कैसे मान लो मैं बोलूँ ना माय नेम इज अनिल कुमार, तो आपको लगेगा जैसे 10 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन मैं बोलूँ माय नेम इज अनिल कुमार तो लगेगा जैसे बाप रे सब घी हुआ, अभी दूध सब अभी पी करके मैं आया हूँ, एकदम भयानक खाना खा करके, है ना, पूरा पौष्टिक भोजन लेकर के, क्योंकि ताकत बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज़्यादा होता है तो लगता ही है कि यार ताकत बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ताकत मतलब एनर्जी, एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। मरलियन बोलेंगे तो लगता है कि भूखा ले, खाना नहीं खाया बेचारा। तो प्लैंक आकर के यही बोले कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वाह क्या बात है। तो प्लैंक बोले ना, तो जो बोले प्रोपोर्शनलिटी हटाए, अपना नाम अमर कर दिए। तो हालांकि उनको पी लगाना चाहिए था, प्लैंक कांस्टेंट पी से होता है, लेकिन वो एच लगा दिए। अब मैं कभी जिंदगी में दूँ, मैं तो ए लगा देता अनिल्स कांस्टेंट, लेकिन मैं दूंगा नहीं, उतना फिजिक्स नहीं आता है, तो भैया नहीं आता तो दूसरा का पढ़िए। तो इक्वल टू एच एफ, इक्वल टू क्या हो जाएगा एच एफ, एच न्यू भी इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो हमको एच बराबर क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। आप लोग अगर दोगे फॉर्मूला तो आप लोग अपना अपना नाम का यहाँ पर लगा करके देखो, प्लैंक का लगा दिए एच, प्लैंक कांस्टेंट है भाई। एनर्जी थक गए लिखते लिखते, एक के बतवाया सीधा ml स्क्वायर T-2, एनर्जी मतलब कि वर्क डन। फ्रीक्वेंसी 1/T, तो 1/T कितना हो जाएगा, T के पावर -1। हाँ तो H का जो होगा क्या लिखेंगे, देखिए M तो M है, बोलेंगे वाह सर एल 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 स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, तो -2 + 1 -1 यानी कि T-1। तो ये हो गया मेरा किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। ये जो सब बात बोल रहा हूँ ना कि मैं तेजी से बोल रहा हूँ तो मेरा ताकत ज़्यादा, ये सब चीज़ मेमोरी में अलग तरह से बैठेगा। देखना आपसे कोई पूछेगा प्लैंक कांस्टेंट, बोला अरे यार प्लैंक क्या बोले थे, वैसे ही आप बोलना कि धीरे बोल रहा हूँ, तेज बोला, एनर्जी ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ये सब चीज़ ना दिमाग में रिटेन कर जाता है।
तो फिजिक्स उतना मुश्किल नहीं लगता है। फिर सब लगता है कि अच्छा यार हाँ सही ही बोले होंगे जो बोले होंगे। क्या है स्टीफेंस कांस्टेंट। तो देखिए जैसे सूर्य भगवान है, बहुत गर्म है तो उनका टेम्परेचर ले लीजिए T। तो जब बहुत गर्म है तो हमको पता है कि कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ले लीजिए A, तो वहाँ से क्या हीट रेडिएट करेंगे। तो जब कैपिटल Q लिखूंगा तो आप उसको हीट समझिएगा इसमें, और छोटा q लिखूंगा तो उसको चार्ज। गर्म कोई चीज़ होगा तो हीट क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो कितना हीट रेडिएट कर रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, कुछ टाइमिंग में लेट है ना, T इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिएगा कितना हीट रेडिएट किया जा रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। अब क्यों होता है वो तो चैप्टर में देखेंगे, लेकिन आप फिलहाल समझ लीजिए गर्म है ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा, छोटा सा कुछ एरिया ले लो कितना से। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, उसी को बोलते हैं क्या, स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा T के पावर 4। तो जैसे स्टीफेंस आएगा ना तो बोलिएगा कि अच्छा सूर्य भगवान जो है एरिया उनका इतना है, ठीक है। तो कोई भी एरिया से 1 सेकंड में, देखिए नीचे जाने का मतलब क्या, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना हीट रेडिएट करते हैं तो डिपेंड करता है कितना गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म है बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा, ठंडा है कम रेडिएट करेगा, है ही नहीं तो भैया रेडिएट ही नहीं करेगा पृथ्वी पर, ठीक है। कुछ भी सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई T के पावर 4। Q मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब जो याद कराएं है कि ना, ml²T-2, एरिया L²। टाइम क्या होता है भैया, टाइम होता है, देखिए टाइम क्या होता है T, लेकिन ये T टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर होता है केल्विन, केल्विन के पावर क्या आ जाएगा 4, ये टेम्परेचर है। कैसे लिखेंगे, मास है नीचे नहीं, m, l है क्या, यहाँ दोनों l क्या है 2 कट गया, ml l तो गया, ये यहाँ 1 है, ऊपर जाके हो जाएगा -1, यानी कि T के पावर कितना हो जाएगा -3, और K के पावर कितना है -4। तो सिग्मा का हो गया ये स्टीफेंस कांस्टेंट। आता है सवाल देख लीजिएगा, अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक आता है बच्चों ना, परफेक्ट गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है, हमारा दोनों जगह आप इसको पढ़ोगे। वो होता है PV इक्वल टू होता है nRT, PV इक्वल टू क्या होता है nRT। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R को कहते हैं दुनिया का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जब समझोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। 5 कलम 20 रुपया, जैसे कैसे पढ़ाते हैं आप लोग, 5 कलम का दाम 20 रुपया, 1 कलम का दाम क्या, ये 5 कलम का दाम, ऐसा समझ जाओगे उसमें चैप्टर में। T है टेम्परेचर, तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। यहीं से N है नंबर ऑफ मोल्स, तो भैया ये नंबर है, क्या है ये नंबर। R बराबर क्या आ जाएगा, PV डिवाइडेड बाई NT। P देखिए क्या है, P है प्रेशर, P क्या है, P है प्रेशर। तो प्रेशर हम लोग जानते हैं कि होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है बच्चों mLT-2, और एरिया क्या है L²। तो दोनों इसका निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, देखिए एक चला जाएगा L-1, T के पावर कितना आ जाएगा -2। पढ़े इसलिए मैंने स्पीड में थोड़ा लिख दिया। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -1, एक L कट गया ऐसे। तो ये उठा करके हम लोग प्रेशर है I इंटू वॉल्यूम लिखे, प्रेशर के जगह पर कितना है mL-1 T-2, ये हो गया प्रेशर का। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स, तो कुछ नहीं, नंबर है ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर। क्या है ये वाला टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। तो हम लोग आंसर लिखते हैं फाइनल, m होता है L, 3 रुपया में से 1 रुपया चला गया तो 2 रुपया बचा, T के पावर -2 रुपया मेरा चुरा लिया, और K ऊपर आकर के बच्चों -1 रुपया हो गया है। हेंस दिस इज R का डायमेंशन। ये PV इक्वल टू nRT आपको याद रखना पड़ेगा। हो गया, तो ऐसे कर लेते हैं। एक ट्रिक भी याद कर लीजिए कि PV को जब गुना करते हैं ना तो वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है। एक अलग चीज़ रख लीजिएगा, PV जो होता है ना वो वर्क डन के बराबर होता है। जब भी आप कब से कभी आपसे पूछेगा तो उम्मीद है कि DPP में ये सवाल आपको मिल जाएगा, PV का निकालो वर्क डन, तो ये हो जाएगा वर्क डन। याद हो गया। ये T मतलब टेम्परेचर केल्विन, खटाक से आंसर एक लाइन में, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो है ना ये वर्क डन होता है, और ये T टेम्परेचर, R का फॉर्मूला 1 सेकंड मतलब कुछ सेकंड के अंदर मार देंगे। नेक्स्ट क्या है, हीट। वाह, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अब आते हैं। हीट क्या है बच्चों,
एनर्जी। तो एनर्जी मतलब वर्क डन मतलब अनिल सर जो याद कराए हैं का मतलब होता है ml²T-2। इसीलिए पता है हमेशा कहते हैं, पता है क्या, सबसे पहले ना लेक्चर देख लिया करो, पढ़ने का तरीका। लेक्चर जैसे देखे तो जैसे इतना पढ़ा रहे सारा चीज़ याद हो गया, सब कुछ ठीक है। आप चाहे एनसीईआरटी उठाओ, चाहे एचसी वर्मा उठाओ, चाहे बच्चों कोई अच्छी बुक कुछ भी उठाओ, आप जो भी पढ़ोगे ना आपको सब ठीक लगेगा। तो पता है माथा ज़्यादा दर्द करेगा नहीं, क्योंकि 11th का सिलेबस थोड़ा ह्यूज होता है, तो दर्द नहीं करेगा, टेंशन नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है। कहीं कहीं कुछ डाउट आएगा, कहीं कहीं भाई वो तो आना ही चाहिए, 100% थोड़ी ना कोई पढ़ा सकता है बच्चों, कितना भी पढ़ाओ तो 100 से तो कम ही रहेगा, लेकिन आपको डाउट कम होगा। ठीक है, आप ऐसे करो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो कहीं क्लास 9th वगैरह में भी पढ़े हैं कि जो हीट होता है, हीट Q इक्वल टू होता है MS∆T। क्या है MS∆T? ये है कि कितना हीट, और ये है मास, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये जो है ये है टेम्परेचर। कि कोई बर्तन है, हम गैस ऐसे जलाएं, इसमें कुछ रख दिए इतना, देखिए तो स्पेसिफिक हीट बच्चों मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्पेसिफिक हीट यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q/M∆T, ऐसा कुछ आएगा Q/M∆T। जो चीज़ नीचे जाता है मतलब क्या, एक नहीं, कितना हीट दिए पर यूनिट मास पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। पर यूनिट मास का मतलब क्या होता है, 1 kg। लेट 1 kg पानी रखे हुए हो और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, मान लीजिए इसका 22 डिग्री है पानी का, आप कितना हीट दोगे कि 22 से 23 हो जाएगा, 1 डिग्री बढ़ाना है, आप कितना हीट दोगे, वो स्पेसिफिक हो गया। सही बात है। कलम बहुत सारा रखा हुआ है, आप कितना पैसा दोगे ना कि 1 कलम खरीद लोगे, वो स्पेसिफिक है। ये कलम बहुत रखा हुआ है, आप कितना पैसा दोगे कि 1 कलम खरीदोगे, कितना हीट दोगे कि 1 डिग्री बढ़ाओगे और 1 kg का है, तो बड़ा स्पेसिफिक है, इसलिए नाम है स्पेसिफिक हीट। हीट का मतलब अनिल सर जो पढ़ा है ml²T-2 डिवाइडेड बाई मास होता है, टेम्परेचर होता है, तो केल्विन होता है। कहीं टेम्परेचर के जगह पे T लिखा जाए तो पता चला कि गलत हो गया, एक बार लिखा जाता है बच्चों, क्या करें, अब ह्यूमन है, गलती तो हो भी सकता है। देखिए एम आप लोग गलती मत करना। बोले वाह सर आप टीचर करके गलती करोगे, यार मैं स्टूडेंट होकर नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको परीक्षा देना है। देखिए एम चला गया, L² हो गया T⁻²। भाई जिसको परीक्षा देना है वो अपना अपना सोचे, ठीक है। L²T-2 K पावर क्या हो गया -1। बोलेगा ऐसा बात सर, तो हम परीक्षा देंगे तो हम सोचेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया बच्चों। लेटेंट हीट क्या होता है, बस ऐसी है, Q इक्वल टू होता है बच्चों, पता है क्या, ml, यानी कि फिर से पानी रख ही दो L बराबर देखिए Q/M। 1 kg जो नीचे गया मतलब कितना हीट देंगे पर यूनिट, यानी कि ना लेट 1 kg पानी इसके अंदर हम रख दिए या बर्फ रख दिया, क्या रख दिए, बर्फ। बोलते कितना हीट देंगे कि पूरा का पूरा बर्फ जो है वो पिघल जाएगा। तो भैया ये सॉलिड है ना, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए क्या चीज में, लिक्विड में। तो यहाँ पर ये लेटेंट हीट का मतलब होता है ना कि स्टेट चेंज कर जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड अगर हो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। कितना हीट देते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, बताइए, तो उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। कितना हीट देंगे कि पूरा ये चीज जो है ना कन्वर्ट हो जाए। हीट अनिल सर ml²T-2। मास मतलब मास होता है, तो मास उड़ गया। मांस मतलब वो मांस नहीं होता है कि है ना खा रहे हैं हाँ मीट, वो वाला मास होता है L²। अब देखिए ये L, ऐसा मत करिए कि ये L और ये L हैंस ये दोनों चला गया और उसके बाद बचा कुछ है ना नया अजूबा चीज 1 = LT-2। ये अलग चीज है, ये लेटेंट हीट है यार, ये है लेंथ, ये है और ये लेंथ है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। 41 नंबर हो गया बच्चों। 42 नंबर थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, हीट से रिलेटेड है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, देखिए कुछ ऐसा क्यूब वगैरह कुछ है ना, ऐसा क्यूबर्ड कुछ बना हुआ है, दोनों फेस के बीच में डिस्टेंस x है, ये वाला है T1 टेम्परेचर पर, लेट 100 डिग्री पर है ये वाला,
और ये जो है कोल्ड लेट 0 डिग्री पर है। तो हमको पता है कि एक अगर गर्म फेस रखोगे वो ठंडा, तो गर्म वाला से ठंडा की तरफ हीट रेडिएट करेगा। भाई ठंडी में हमको ठंडी लगते रहता, गैस ऑन करते हैं तो समझ लीजिए गैस ऑन कर दिया आपने, अब मेरा शरीर है, हम ऐसे करके तापते हैं तो हीट उधर से आता है। ये तो सब कोई को समझ में आएगा, इसके लिए तो कुछ नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आग जलाएं, गैस जलाएं, हम यहाँ खड़ा होकर 0 डिग्री पर थे, बर्फ एकदम ठंडा, इधर से हीट मेरे पास आया। तो सवाल क्या है कि जितना बड़ा गैस का फ्लेम, समझ लीजिए एक तरह से इतना बड़ा गैस पूरा इतना बड़ा में जल रहा है तो ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा। अब गैस का फ्लेम इतनी भुच्ची को है तो क्या हीट आएगा, कुछ नहीं आएगा। यानी कह सकते कि जो हीट फ्लो करेगा हॉट से कोल्ड के तरफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया। कितना बड़ा एरिया है गर्म वाला प्लेट, उतना अच्छा से ताप सकेंगे। अच्छा 21 सेकंड तक जलाइए तब कितना हीट फ्लो करेगा, और 5 घंटा तक तापिए। भाई 5 घंटा तक तापेंगे तो ज़्यादा गर्मी आएगा, तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। बहुत अच्छी बात है। हीटर जो ये वाला है वो जला दीजिए दिल्ली में, अब बैठ जाइए आप अमेरिका में, तो कितना हीट आपको आएगा समझ में आ रहा, कुछ नहीं आएगा। यानी कि जितना नज़दीक बैठेंगे तो उतना आग हमको जो है ना हीट ज़्यादा मिलेगा, जितना नज़दीक एक्स कम हीट ज़्यादा। तो पता चला कि ओ यूनिवर्सली होगा। तो ये तीनों को बच्चों अगर मिलाया जाए, अच्छा एक और चीज़, ये है 100, ये है 0, क्या है 100 या 0, तब हीट फ्लो करता है हायर से लोअर के तरफ। अगर ये हो 100 हो, ये हो 100 हो, तब तो काहे का हीट, यानी कि काहे का हीट 100 है ना, वो भी 100 पर, हम भी 100 पर, काहे का हीट किधर से किधर फ्लो, हॉट से कोल्ड की तरफ। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का डिफरेंस पर होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा। सारी चीज़ को आप मिला दो, सारी चीज़ को जब मिलाओगे तो ए टी, ये है डेल्टा टी ऊपर, एक्स है किधर नीचे। यहीं से जब हम ये करते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक आता है, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्शन हो रहा है हीट का हॉट से कोल्ड फेस के तरफ। तो ये हो गया के ए टी डेल्टा टी बटे एक्स। मैंने इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं होता है, इसलिए कुछ कुछ बता देते हैं। तो यहां पर देखोगे बच्चों क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, Q इक्वल टू आ रहा है पता है क्या, के ए टी कैट डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स। इसको अगर पहचानोगे ना, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये एक नया टॉपिक है जो हम लोग 11th में अभी पढ़े हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट मेरे लिए नया टॉपिक है? कुछ हो तो दिमाग लगा ले, क्या कह रहे हैं हम, बोल रहे हैं बच्चों कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, अरे ग्रेडियंट ना नया टॉपिक है, पहली बार पढ़े हैं, गजब है। अनिल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अनिल ग्रेडियंट, पंखा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पंखा ग्रेडियंट, टेम्परेचर तो टेम्परेचर नया टॉपिक। ये के ए टी कैटरीना कैफ, क्या है कैटरीना कैफ, के ए टी कैट शॉर्ट में बोलते हैं ना, कैट से कैटरीना कैफ बोल दीजिए, तो कैटरीना कैफ नया टॉपिक पढ़ती है ना, ऐसे बोल सकते हैं कैटरीना कैफ क्यों नया टॉपिक पढ़ती है भाई तो क्यों नया टॉपिक पढ़ती है, ऐसा कुछ तो कर करके क्या हो गया, याद हो जाएगा। जब भी बोलेगा थर्मल कंडक्टिविटी के, ओह कैटरीना कैफ, तो क्यों तो कैटरीना कैफ क्या पढ़ती है, क्यों नया टॉपिक, ऐसे करके कुछ अगर बोलोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। भाई मेरे को क्या ना दिमाग में बैठना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, क्यों कैटरीना कैफ नया टॉपिक पढ़ती है। अच्छा तो हम बोले के बराबर क्या होगा, तो के बराबर हो गया भैया, अगर ये लिखा गया तो ये तो लिख ही लेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई बड़का सा ए टी डेल्टा टी डिवाइड बाई एक्स। क्यू मतलब हीट मतलब कि अनिल सर जो याद करवाए हैं मेरा, ml² t - 2 होता है, डिवाइडेड बाई ए एरिया हो जाएगा l², टी है टाइम हो जाएगा t, ये टी क्या है टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन, और नीचे है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किधर चला जाएगा, ऊपर सबसे नीचे था डिस्टेंस, तो एक l हम ऊपर लिख देते हैं। तो फाइनल काट छाट करके देखिए, ये के कुछ और है और ये के कुछ और है, हाँ m एक ही है, l ये दोनों देखिए चला गया बच्चों, है ना, l² चला गया, एक l बचा हुआ था, एक l बचा हुआ ml t, यहाँ पर 1 ऊपर जाएगा -1, यानी कि t के पावर -3, k ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, सही है। m ये दोनों चला गया तो एक l बचा, 1 - वो -3 k -1, ठीक है, यानी कि k का वो आंसर हो जाएगा, ml t -3 k -1। अब आते हैं देखिए इलेक्ट्रिक पैरामीटर, क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेट का कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। करंट का हम लोग जानते हैं कि करंट तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या है, बहुत जगह पे कंफ्यूजन होता है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 वंडर्स वाला में है,
ना 7 डायमेंशंस। हेंस इसका हम कोई कुछ नहीं करेंगे, फंडामेंटल है भैया तो इसका कोई डेराइव्ड नहीं होता, ये है। अब हम पढ़ते हैं करंट का तो एम्पियर। चार्ज क्या होता है, तो बोले कि हम लोग जानते हैं करंट बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पता है क्या, इसको ना छोटा क्यू कर लो, क्योंकि कैपिटल क्यू को हीट बोले है ना, तो छोटा क्यू से लिख लो चार्ज को, छोटा क्यू, ठीक, अलग डिफरेंशिएट करने के लिए। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, तो भैया चार्ज जो आएगा ना वो हो जाएगा I इंटू टी। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I क्या है, फंडामेंटल है एम्पियर, और T है टाइम T, यानी कि चार्ज का जब हमसे पूछेगा तो हो जाएगा AT एट, नहीं बोलते ही इज एट, कहां पर है वो, तो चार्ज का क्यू AT एट। अच्छा, करंट डेंसिटी देखिए, ये वॉल्यूम नहीं होता है बच्चों, करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तार है, तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो किनारे, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट फ्लोइंग मतलब कि करंट, और एरिया मतलब एरिया। करंट क्या है, फंडामेंटल, तो होगा ए। यह एरिया, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि L स्क्वायर, तो हेंस ए, नहीं सबसे पहले क्या करते हैं MLT लिखते हैं हम लोग, तो L स्क्वायर आप आगे डालो, सॉरी क्या आ जाएगा -2, और ए जो है वो ऊपर ऐसे फॉर्मेट है MLT, और उसके बाद में कुछ टेम्परेचर हो चाहे एम्पियर वाला बाद में आप लिख दो। तो 45 नंबर तक यहाँ हमारा हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, देखिए वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या EMF को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 12th में बताएंगे, आप लोग चिंता मत करो कि क्या है इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्यों बोला गया, उसके पीछे रीजन है। तो होता क्या है, पोटेंशियल बराबर होता है कि कितना वर्क डन किया गया पर यूनिट चार्ज। तो सिंपल अभी तो फॉर्मूला से चलते बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भाई वर्क डन क्या है, अनिल सर जो याद कराए क्या, ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज q इक्वल टू AT एट, तो AT एट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए m है, l का पहले देखो l स्क्वायर है, t ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कितना -3, 1 ऊपर चल गया तो, और ये a लास्ट में आ जाएगा कितना -1। अभी फॉर्मूला याद कर लीजिए बच्चों, नहीं होता सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पता चला पूरा 11th 12th हमको अभी पढ़ाना पड़ रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नए का टॉपिक है। पोटेंशियल अभी हमने देखा कि पोटेंशियल बोलो चाहे क्या है, तो उठा के लिख देते हैं ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, ये वाला उठा करके छाप दिए, और नीचे डिस्टेंस, डिस्टेंस है l, तो क्या हो जाएगा l स्वाहा, लेकिन एगो l बचल है, तो हो जाएगा ml t माइनस 3 a के पावर -1। ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का। बोले 50-55 के अराउंड कुछ है, तो 47। रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू IR ओम्स लॉ, 10th में पढ़ करके आए हैं, तो V का पता है, अभी पोटेंशियल पढ़े, करंट का पता है भैया, रेजिस्टेंस मेरा निकल गया V बटे I। V क्या है देख लीजिए, V क्या है अभी निकालें बच्चों, क्या है ml स्क्वायर t माइनस 3, ml स्क्वायर t माइनस 3, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, जो निकाल चुके उसको लिख लेते हैं कि नहीं, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 डिवाइडेड बाई करंट, करंट का तो होता है एम्पियर। फाइनल आंसर देखिए, ये 1 है, ऊपर चला जाएगा तो -1, यानी कि -2 हो जाएगा, तो ml स्क्वायर t माइनस 3 a के पावर कितना -2। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, क्लास 10th अभी सब पार करके आए हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है रो L बटे A होता है, याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इन्वर्सली, तो हटाते एक कांस्टेंट लगता है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, या फिर सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर RA डिवाइडेड बाई L। R का मेरे पास आया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं R का, देखिए क्या है ml स्क्वायर t माइनस 3, लिख दिए पूरा, ये रेजिस्टेंस का है। एरिया, एरिया हो जाएगा कहता L स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, L है मेरा लेंथ। नहीं लग रहा कि बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को तो लग रहा है पूरे। हाँ सर आप अपने अपने लगाते रहिए, ठीक है, हम लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन लगाइए, ज़बरदस्ती लगाइए, आसान थी। तो M छप गया, वहाँ 2 2 4, एक उड़ जाएगा तब बचेगा L के पावर 3, T क्या है भाई -3,
और ए क्या है, ए है -2। बस लिखते चले जाइए दन 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 दन, यार स्पेसिफिक मतलब कहने का मतलब फॉर्मूला अगर मेरे को याद है तो भाई बन जाएगा। तो ये सब रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको पूछते यार सर इसको कैसे रटे सर, याद ही नहीं हो रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ पूरा दुनिया को, भैया डायमेंशन नहीं रटना है, ये बात मेरा पहुंचाओ सब बच्चे को। बेचारे को कितना लोग तकलीफ में रहते हैं ये रटते, भाई नहीं रटना है। फॉर्मूला दिमाग में याद करना, इसको सॉल्व करिए, ट्रीट दिस एज ए न्यूमेरिकल, वरना बड़ी दिक्कत हो जाता है यार रट रट करके नहीं पता होने के कारण। देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, तो बच्चों नहीं देखते, जैसे कि कोई बैटरी हो, बैटरी अगर चार्ज रहता है तो बोलते हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी है, अगर वो डिस्चार्ज हो गया मतलब उस पर चार्ज खत्म, तो क्या बोलते हैं उसका पोटेंशियल भी खत्म हो गया। पोटेंशियल मतलब कि क्षमता। भाई मोबाइल चार्ज करेंगे तब तो जाकर के गाना वाना सुनेंगे, यूट्यूब देखेंगे, है ना। अगर पूरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया 0 तब, तो वही हाल है। अगर किसी को चार्ज करते हैं इसका मतलब कोई बैटरी है, चार्ज करे तो उसका वोल्टेज बढ़ते चला जाता है। यानी कि कोई कंडक्टर हो उस पर ना चार्ज आप देते चले जाओ, चार्ज आप देते जाओगे इसका पोटेंशियल जो है ना मतलब कि वोल्टेज बढ़ते जाएगा। पूरा चार्ज खींच लो, पूरा पोटेंशियल खत्म, पूरा क्षमता ही खत्म। भैया ना आप गाना सुनोगे ना यूट्यूब, कुछ नहीं चलेगा। समझ में आता है क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के अंदर। यानी कि हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। इसको तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ तो मेरा पेट भरता है। यानी चार्ज मतलब रोटी खाना और पेट भरना मतलब पोटेंशियल बढ़ना। हम चार्ज खाते हैं तो मेरा पेट भरता है। हम चार्ज नहीं बच्चों, रोटी, हाँ हम रोटी खाते मेरा पेट भरता, रोटी खाते पेट भरता। कब तक? सुबह से शाम तक नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ माई पेट। ऐसा नहीं है कि मम्मी दिले जा रही रोटी हम दिए जा रहे हैं, मम्मी रोटी दिए जा रही हम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ माई पेट। हेंस एक टर्म आ जाता है फिजिक्स में कैपेसिटीज, यानी कि कैपेसिटेंस। हम चार्ज देते जाएं पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। मम्मी रोटी दे रही है मेरा पेट भर रहा है, खा रहे हैं, लेकिन भाई कब तक रुको, एक कैपेसिटी लगाओ। हेंस कैपेसिटेंस पिक्चर में आ जाता है। तो C बराबर क्या हो जाता है, Q/V। हाँ कितना पढ़ावे। तो चार्ज है, चार्ज हो गया AT8। ये क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का भी निकाले थे बच्चों, है ना। जब निकालवे किए तो कहीं से उठा करके लिख देते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल। यह पोटेंशियल क्या है, ml²T-3, ml²T-3, ml²T-3 क्या है, ml²T-3 A-1 लिख दिया क्योंकि निकाले हुए थे ना, फिर समय क्यों बर्बाद करें। तो भी ये हो गया। अब उठा करके लिख देते हैं कैपेसिटेंस का क्या होगा। देखिए m गया ऊपर, l कहीं है क्या यहाँ, तो ये भी ऊपर जाएगा तो -2 ml, ml/t, ये -3 ऊपर जाके जाएगा +3, तो ये हो जाएगा +4। बहुत अच्छी बात है। ये -1 ऊपर जाके +1 तो 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया मेरा कैपेसिटेंस का। ओहो बहुत मज़ा आता है सब पढ़ने में। मैं रोटी खा रहा हूँ मेरा पेट भर रहा है। पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस चीज़ को नहीं समझ सकेगा कि भाई हम खा रहे हैं तो मेरा एक ना पिक्चर में फिर कैपेसिटी पर डिपेंड कर जाएगा ये चीज़। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या है ये है फ्लक्स। क्या है बच्चों ये वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सारे नाम हैं, सबको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं। ये होता कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज। फोर्स याद करिए, आंसर याद करवाएं, ml/T-2। चार्ज क्या होता है, Q 88। तो आंसर आ जाएगा कितना, m होता है, l होता है, t ये 1 ऊपर चला जाएगा तो -1 यानी कि -3, a के पावर ये ऊपर चला जाएगा तो -1। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपल सा याद रखेंगे दिमाग में। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो पता क्या होता है कि कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से ना पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई एरिया से पास कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, पढ़े होंगे 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पास करेगा एरिया से, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए, तब मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, तो राइमिंग हो गया दोनों। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E इंटू ए। भाई E अभी हमने निकाला था, क्या होता है
mlt माइनस थ्री a माइनस 1 और यहाँ पर है a। तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, mlt माइनस 3, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, खत्म, 0 हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कितना फील्ड लाइंस पास करेगा उस एरिया से। तो कुछ बोलने से ना क्या हो रहा होगा, कुछ दिमाग में बच्चों चल रहा होगा। एक आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन में है ना कि दो मासेस के बीच जो फोर्स लगता है Gm1 m2 बटे आर स्क्वायर, हर एक दो मास जो है, दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और कैसे, ये क्लास 12th में जब हम जाते हैं तब पढ़ते हैं कि कोई भी दो चार्ज रखा हुआ रहेगा डिस्टेंस पर, अगर प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को धक्का देगा और अगर प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। एकदम उसी की तरफ फॉर्मूला। तो दो जो फोर्स हुआ वो होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों मास, दोनों के मास के बीच का डिस्टेंस ऐसे, दो चार्ज दोनों ऐसे। ये जो K है छोटा K, ये होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये जो देख रहे हो ऐसे करके स्टाइल इस तरह से मारा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ये ना एपिसिलॉन, ऐसे एपिसिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। तो ये एप्सिलॉन जीरो को नहीं, 101 को क्या बोलते हैं, 101। अंग्रेजी थोड़ा ऐसे हम लोग जीरो बोलते हैं, थोड़ा हाई लेवल में जाओगे तो 101, वो अंग्रेजी हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसे। तो है एक पैरामीटर है बच्चों, आप समझो तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 चार्ज है, डिस्टेंस का ये फोर्स है। हमसे पूछता है ना कि इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है, वहां पर हवा भी नहीं है। तो क्या होगा इसका, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अगर पता हो तो निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नॉट लेते हैं इधर, Q1 Q2 ऐसे, 4 पाई नीचे रहेगा, F आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। चार्ज का क्या होता है 88, तो Q तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे 88, दो बार चार्ज है तो दो बार लिख दिए, डिवाइडेड बाई फोर्स। फोर्स बच्चों क्या होगा mlt माइनस 2 इंटू ये है r डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा l का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो हम लोग बोलेंगे, देखिए क्या होगा 80 a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, वहीं लिख दे क्या चलेगा, ताकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ना आंसर ही लिख दें। 80 क्या है a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो लेट ये हो गया a स्क्वायर टी स्क्वायर 80। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। m ऊपर चला गया तो m के पावर -1, l स्क्वायर ये हो जाएगा LQ, तो ऊपर चला जाएगा तो -3 हो गया, m हो गया, l हो गया, ठीक है। t ये -2 ऊपर चला जाएगा जो t के पावर 4 और a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हेंस ऐसे, ठीक है। देखा, चेक कर लीजिए, ऊपर जाएगा और ऐसे ऐसे कर करके। तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट को। तो इलेक्ट्रिक पैरामीटर जो है ना हमारा यहाँ पर होता है खत्म। अब आते हैं मैग्नेटिक पैरामीटर। तो कुछ मैग्नेटिक पैरामीटर में देखिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ भी पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। ये इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे हम लोग को पता चलेगा यार निकाले, तो भाई कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें B आता हो। तो क्लास 12 में बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है बच्चों जिसमें B आता है। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कोई एक फॉर्मूला उठा रहा हूँ कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर कोई चार्ज को ले जाके जब हम रखते हैं ना तो उस पर फोर्स लग जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस चार्ज पर क्या करता है, फोर्स लगाकर उसको फेंक देता है। तो सवाल है कि कोई चार्ज, अच्छा एक चीज़ और बच्चों, जो सटीक चीज़ जब बोल रहा हूँ तो सटीक ही चीज़ बोलता हूँ। कोई चार्ज v वेलोसिटी से बच्चों जब चलेगा, मतलब मोशन में रहेगा ना, मोशन में, तब जाकर के क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस पर फोर्स लगाता है और उसको फेंकता है। ठीक है, यानी टॉपिक क्या बनता है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। कितना, तो वो फॉर्मूला बनता है कि फोर्स इक्वल टू हो जाता है QVB साइन ऑफ थीटा। तो अभी आप बस ऐसे दिमाग में डाल लो कि चार्ज जो है लेट v वेलोसिटी से जा रहा है और इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, थीटा। यानी थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का होता है।
ठीक है, तो उस पर फोर्स लगता है ऐसा। साइन थीटा का क्या डायमेंशन होगा, हमको यहाँ देखना है कि बी यहाँ मेरे पास फंस रहा है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जरा, फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू भी साइन ऑफ थीटा। बोलोगे सर इसी से निकालना जरूरी है क्या, नहीं, और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, कहीं से भी निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला बी आ जाए बस हो गया मेरा काम। फोर्स का पता है, चार्ज का पता है, वेलोसिटी का पता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा मतलब एंगल, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, यानी इट इज ए नंबर, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं फोर्स, फोर्स क्या होगा mlt-2, चार्ज का क्या होता है AT8, वेलोसिटी का LT-1, साइन थीटा का कुछ नहीं होता है तो 1 लिख देंगे, जीरो मत लिख दीजिएगा कि कुछ नहीं होता है तो जीरो, हाँ भैया समथिंग बटे जीरो, इन्फिनिटी, सर इन्फिनिटी हो गया, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा वैसे। हाँ तो एम एम है, देखिए एम, एल कहाँ है बच्चों, खोजिए जरा, एक यहाँ और यहाँ, ये दोनों चला गया तो भाई एल के पावर तो गया, कैंसिल हो गया, एम एल टी, टी यहाँ -2 है, और देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 1 ये -1, 1 -1 क्या हो गया, कहानी खत्म, तब बचेगा सिर्फ ये टी के पावर कितना -2, तो एम टी के पावर -2 हो गया, एम एल टी खत्म, अब आते हैं ए के ऊपर, ए क्या है, सिर्फ एक ही जगह पर है तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा -1, है ना, क्रॉस चेक कर लीजिए, एल एल चला गया, ये टी टी भी चला गया, तो एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, है ना, सही है, 54 नंबर हो गया। अब वही मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, तो कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं और बताइए कि इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर रहा है, तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है B × A, B हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या निकाले भाई, mt-2 A-1, mt-2 A-1, और इधर है मेरा A, सॉरी बच्चों देखिएगा ध्यान से, ये है, ये था QAT, हाँ ठीक है ना, मैं सोच रहा बच्चों कहीं एम्पियर और एरिया में कंफ्यूजन ना हो जाए, देखिए यह है एरिया, नहीं तो देखो छोटा कितना गलती हो, ये एम्पियर है और ये एरिया लिखने से फिर कैंसिल हो जाएगा, एरिया है, एरिया क्या होता है L², तो M हो गया L² हो गया, T के पावर -2, A के पावर कितना आ गया -1, तो ऐसे हो गया सीधा, B पता है × A, निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा। चले अब देखते क्या, एक है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक वाला हम पढ़े थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो जो लॉ था बच्चों उसको कूलम्स लॉ कहते हैं, जैसे न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जिसमें आता है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो जो F = kq1q2/r² है, वो कूलम्स लॉ है, क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे। अब आता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें इसको μ0 हम लोग कहते हैं, कि कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें μ0 आता हो, तो ढूंढो कौन सा, बहुत सारा फॉर्मूला 12th में जाकर के, ठीक, हम एक उठाते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग अगर वायर होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, 10th में पढ़े भी होंगे, करंट कैरिंग वायर अगर है उसके बगल में मैग्नेटिक नीडल रखोगे ना, डिफ्लेक्ट करता है, पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो सर्कुलर अगर करंट कैरिंग वायर है जिसका कि रेडियस है r, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करंट चल रहा है ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि अंदर की ओर जाता है। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों μ0 × I / 2 × रेडियस, ये क्या है μ0, जिसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी आप फॉर्मूला जान लो, रीज़न जब बताऊंगा ना कि परमिएबिलिटी को परमिएबिलिटी क्यों बोले तो समझ में वहाँ आएगा, ठीक है, अभी काम चलाते हैं। μ0 क्या हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करिए 2br / क्या हो जाएगा I, तो 2 तो ठीक है नंबर है, b का क्या होगा, b अभी हमने निकाला है, देखिए mt-2 A-1, mt-2 A-1, और r क्या है, r होता है बच्चों डिस्टेंस डिवाइडेड बाई करंट है, करंट तो सिंपल सा क्या होता है एम्पियर, देखिए b में ये जो है ये एम्पियर ही है और ये जो करंट है वो एम्पियर ही है, यानी एम्पियर है, एरिया नहीं है, हाँ ध्यान देना है। तो μ0 का आ जाएगा कितना, देखिए m तो ठीक है, l है, mlt के पावर -2, a यहाँ 1 ऊपर जाएगा तो -1, यानी कि ये क्या बन जाएगा -2, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। यहां पर जाकर बच्चों टोटल 56 है, ठीक है,
पूरा जितना डायमेंशन जरूरत पड़ेगा वो सारे हम लोगों ने कर लिया। अब इसका एप्लीकेशन बेस्ड कैसे फ्यूजन ऑफ कॉन्सेप्ट से मिला करके क्वेश्चन बनते वो डीपीपी में दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है कि बहुत सारा चीज़ याद हो गया होगा। इस लेक्चर को कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट भी जो है ना जड़ से ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।